लाइट जिस सोर्स से आती है वो पार्टिकल के फॉर्म में आती है, उस पार्टिकल को मैं बोलता हूँ यस, मैं आपको देख रहा हूँ यस। तो ये तो मिरर से टकराती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट ग्लास पे पड़ती है, उसके अंदर घुस जाती है और मुड़ जाती है, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट प्रिज्म पे पड़ती है तो उसके 7 कलर हमको देखने को मिलते हैं, दिस इज पत्थर की लकीर है। यस, न्यूटन ने बोला सही है, न्यूटन, ताकि जब वेव किसी सोर्स से जनरेट हो तो उस मटेरियल मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट हो और वाइब्रेट होकर आपके कानों तक पहुंचे, आपको रेडिएशन। किसका रेडिएशन? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेडिएशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये दोनों एक दूसरे के कैसे पता चला? हमने आगे जाके वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था पोलराइजेशन, कि लाइट के पास एक डायरेक्शन होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन, ये मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन, और इनके चलने की डायरेक्शन एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, क्योंकि ज्यादा फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वेवलेंथ हाई एनर्जी। जबकि भाई साहब वेव मान इंटरफेरेंस प्रूव करूंगा, डिफ्रैक्शन प्रूव करूंगा। मैक्सवेल बोला नहीं, पार्टिकल मान फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव करूंगा, साथ में ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रूव करूंगा। तो इसने कहा कि तुम ये करके दिखाओ, उसने कहा तुम ये करके दिखाओ, उसने कहा तुम ये करके दिखाओ। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राव शंकर फिजिक्स में। आज की इस क्लास में हम एक और बेहतर बंसोड लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स के लिए 2025-26 के लिए, डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर। तो मैटर का डुअल नेचर भी पढ़ेंगे और लाइट का डुअल नेचर भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, मजा आ जाएगा। बट कंडीशन एक ही है भाई, पूरा लेक्चर अगर आपने स्किप करे बिना अच्छे से देख लिया तो वास्तविकता में आपको फील आ जाएगा कि लाइट का नेचर डुअल नेचर क्या होता है और मैटर का नेचर डुअल नेचर कैसे होता है। पढ़ाई एक तरफ और इस चैप्टर को समझना एक तरफ। सुख की अनुमति दिला दूंगा, बस पेशेंस रखना, पूरे लेक्चर को ध्यान से देखना, ठीक है? क्लास में आगे बढ़ने से पहले ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8109471083 पर। साथ ही जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसका कंप्लीट वन शॉट का जो भी लेक्चर यहाँ पर शूट होगा उसका कंप्लीट पीडीएफ में आपको अपने चैनल यानी कि राहुल सूर्यवंशी फिजिक्स टेलीग्राम चैनल जो अभी बनाया है, ज़्यादा ऑडियंस तो नहीं है बट आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे जब जो जितने भी चैप्टर अभी तक मैंने कराए हैं इस चैनल पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे जाके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर आप पहुँच जाएंगे। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दें, ये हमारा चैनल है राहुल सूर्यवंशी फिजिक्स के नाम से। यहाँ पर आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, प्ले लिस्ट का ऑप्शन दे रखा है, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में आप जाएंगे और अभी तक आपने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है तो आपके लिए यहाँ पर न्यू सेशन के नाम से, क्लास 12 न्यू सेशन के नाम से 25-26 के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आपको कंप्लीट फिजिक्स देखने को मिल जाएगी, जिसमें से अब ये आपका नेक्स्ट लेक्चर डुअल नेचर ऑफ मैटर वाला मैं शूट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना? तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया, वेव ऑप्टिक्स तक फील आ जाएगा, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी विथ न्यूमेरिकल के साथ। साथ ही आपके सामने एक और सीरीज चल रही है एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर सीरीज, एक्सरसाइज सीरीज, जिसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन अभी तक अल्टरनेटिंग करंट तक करा दिए गए हैं। जल्द ही आपको आगे के चैप्टर भी देखने को मिल जाएंगे। और हमारी बेहतरीन सीरीज तो चली रही है पीवाईक्यू सीरीज, इसको देखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और साथ ही हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट तक बहुत ही बेहतरीन पीवाईक्यू करा दिए हैं। इसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको पता चल जाएगा भाई एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ऐसे हमको पढ़ना होता है। तो बहुत ही शानदार सीरीज है, आप इसके एक एक लेक्चर को अच्छे से यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और सबका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। चलिए तो क्लास में आगे बढ़ते हैं, सिलसिला स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग बोल दीजिए रेडी हैं, ओके कमेंट कर दीजिएगा। आइए तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी तक हमने जो भी फिजिक्स पढ़ी है, अब हम जो फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वो फिजिक्स है आपकी मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो जरा इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। हिस्ट्री क्या है? तो भाई साहब सबसे पहली बात यह है कि लाइट की स्टडी एक करिश्माई स्टडी हो गई कि भाई दुनिया भर के साइंटिस्ट केवल लाइट के पीछे पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हैं? लाइट के पास ऐसा क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट कुछ नहीं है, लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है। मैं और तुम क्या हो? एक एनर्जी के फॉर्म है। उसी तरह से लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और लाइट इस दुनिया का, इस नेचर का एक ऐसा करिश्माई फीचर है जिसको सब समझना चाहते हैं, हम और आप समझना चाहते हैं। तो उसी चीज को समझने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्टों ने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया कि लाइट क्या चीज है। तो सबसे पहले हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स में न्यूटन साहब की, 1670 की बात है। न्यूटन साहब ने बोला कि लाइट जो होती है वो एक पार्टिकल है। क्या है बेटा? पार्टिकल है। वो पार्टिकल को उन्होंने एक नाम दिया कार्पुसल, कि लाइट जिस सोर्स से आती है वो पार्टिकल के फॉर्म में आती है, उस पार्टिकल को मैं बोलता हूं कार्पुसल, ठीक है? ये कार्पुसल जो होते हैं जब हमारी रेटिना पर टकराते हैं तो हमें एक सेंसेशन होता है,
एनर्जी का सेंसेशन होता है जिसको हम बोलते हैं देखना। आप मुझे देख रहे हैं, यस मैं आपको देख रहा हूँ, यस। तो ये कैसे देख पा रहे हैं? यस, कार्पसूल्स हमारी रेटिना पर टकराई है इसलिए मैं आपको और आप मुझको देख पा रहे हैं। अच्छा साहब, अब लाइट को कार्पसूल्स मानकर, पार्टिकल मानकर उन्होंने एक के बाद एक फिनोमेना प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। क्या प्रूव किया? कि जब ये लाइट आती है तो मिरर से टकराती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट ग्लास पे पड़ती है, उसके अंदर घुस जाती है और मुड़ जाती है, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट प्रिज्म पे पड़ती है तो उसके 7 कलर हमको देखने को मिलते हैं, दिस इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो एक एक करके लाइट जब इस दुनिया में आई तो उसने जो जो फिनोमेना दिखाए वो सब न्यूटन साहब ने लाइट को पार्टिकल मान के, रे मानकर प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। ये किसकी थ्योरी थी भाई? यस, न्यूटन साहब की थ्योरी थी। अब इसी के टाइम के बाद, थोड़े टाइम बाद एक और साइंटिस्ट आया। ये न्यूटन साहब अपने टाइम का बहुत बड़ा साइंटिस्ट था भाई साहब। जो बोलता था वो पत्थर की लकीर है। यस, न्यूटन ने बोला सही है, न्यूटन ने बोला सही है, तुम बोलोगे गलत है। लेकिन सबको अपना अधिकार रखने की हक है, सबको बोलना है। चल, तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, 1690 की बात करें, हाइजन आया। हाइजन ने बोला कि लाइट सर पार्टिकल नहीं है, तो क्या है? लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्यों बोला? क्योंकि लाइट, जैसे हमने साउंड वेव पढ़ी है न्यूटन की, तो न्यूटन की साउंड वेव बोलती है कि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। पानी होगा तो पानी में वेव बनेंगी, ट्रांसवर्स वेव बनेंगी, ठीक है ना। और आसपास एयर होगी तो मैं बोल रहा हूं तो सुन रहे हो, तो ये कौन सी वेव है? साउंड वेव है। और एयर नहीं होगी, मैं बोलता रहूंगा तो मेरे को सुनाई नहीं देगा भाई साहब। तो इसका मतलब वेव्स को चलने के लिए एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट है, ताकि जब वेव किसी सोर्स से जनरेट हो तो उस मटेरियल मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट हो, वाइब्रेट हो, वाइब्रेट हो, और वाइब्रेट होकर आपके कानों तक पहुंचेंगे, आपको साउंड सुनाई देगा। तो इसलिए हाइजन ने बोला कि ये जो लाइट है वो एक तरह की वेव है। कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव है। अब लाइट वेव तो बोल दिया, लेकिन वेव बोलने के बाद लोगों ने इसकी बात सुनी ही नहीं। क्यों? क्योंकि लोग तो न्यूटन को जानते थे। तुम कौन हो भाई? हम जानते ही नहीं है तुम्हें। तो इसने जो भी कुछ बोला उसको माना नहीं। लेकिन 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 एक और साइंटिस्ट था, मैक्सवेल। 1865 में इसने भी बोला कि लाइट इज अ रेडिएशन। किसका रेडिएशन? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेडिएशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो उसने भी लाइट को बोल दिया वेव है। क्या है भाई? वेव है। अब ये दोनों साइंटिस्ट ने वेव बोला, केवल न्यूटन बाबा ने बोला कि पार्टिकल है। ठीक है, लेकिन न्यूटन बाबा के जाने के बाद उसका क्रेज भी थोड़ा थोड़ा कम हो गया। उसके बाद अब इन्होंने कहा कि भाई दो आदमी बोल रहे हैं, गलत तो नहीं बोल रहे होंगे, कुछ तो दम होगी। तो यस, हाइजन की थ्योरी को सपोर्ट दिया मैक्सवेल ने, क्योंकि मैक्सवेल ने बोल दिया कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन है, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं। तो हाइजन ने अपनी एक थ्योरी बनाई, लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, और उस थ्योरी में लाइट को वेव मानकर एक एक करके सभी फिनोमेना एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिए। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन, ये सब फिनोमेना लाइट के जो जो नए नए फिनोमेना थे सब एक्सप्लेन किए। ठीक है, अब इससे पूछा, साहब बताओ कि ये जो आप मैकेनिकल वेव बोल रहे हो, इसको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए सर? मीडियम चाहिए। क्या आपके पास मीडियम है? अब इसकी बुद्धि खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? क्योंकि सन से जब लाइट आती है अर्थ पर तो रास्ते में कुछ नहीं है, वैक्यूम है, तो वो कैसे आ गई? कोई मीडियम ही नहीं है। अब इसके बाद दिमाग खराब हुआ, तो इसने मुंह उठा के बोल दिया कि एक्चुअली क्या है कि इस नेचर में एक हाइपोथेटिकल मीडियम एग्जिस्ट करता है, इसका नाम दे दिया, यस, ईथर नाम दे दिया। अब ईथर है या नहीं ये नहीं मालूम, बस बोल दिया कि हाँ मीडियम है। ठीक है साहब, मीडियम बोल दिया इसने, तो रिक्वायर्ड मीडियम हाइपोथेटिकल मीडियम था, जिसका नाम रखा ईथर। कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, अब मैक्सवेल ने कहा, देख भाई, मैक्सवेल ने कहा लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, यानी कि ये एक ऐसी वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। तू अपना मीडियम अपने पास रख ले, मीडियम की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ठीक है, डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। और चूंकि इसका नेचर ट्रांसवर्स नेचर होता है, इसने बोला कि लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, नहीं, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। कैसे पता चला? हमने आगे जाके वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था पोलराइजेशन, कि लाइट के पास एक डायरेक्शन होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन, ये मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन, और इनके चलने की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर चलती है, यानी कि इनका नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स नेचर होता है, ट्रांसवर्स वेव इन नेचर। अच्छा, अब ये जो वेव होती है, वेव है, तो इसके जो
हाइजन ने बताया कि ये वेव है, लाइट इज अ वेव है, और ये वेव मीडियम में जब चलती है या यहां पे भी चल रही है तो किस रूप में चलती है, क्या है उसका, तो आंसर है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट एक सरफेस को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सरफेस को बोला जाता है, और ये सरफेस जब आगे बढ़ती है तो हम कहते हैं वेव आगे बढ़ रही है। तो ये जो वेव आ रही है आगे की तरफ, इस वेव में क्रेस्ट भी होगा और ट्रफ भी होगा। अगर इतना 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 इतना, और ये जो वेव होती है, ठीक है, इसके पास एनर्जी होती है, और ये एनर्जी जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है। जब कोई सरफेस किसी सरफेस पर टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो उस सरफेस से ये वाली वेव के इतनी एनर्जी भी आएगी, इतनी एनर्जी भी आएगी, इतनी एनर्जी भी आएगी, इतनी एनर्जी भी आएगी, मतलब 0 एनर्जी भी आएगी, 1 एनर्जी भी आएगी, 2 एनर्जी भी आएगी, 3 एनर्जी भी आएगी, सब तरह की एनर्जी आएगी, सब तरह की एनर्जी आएगी। तो इसका मतलब जब कोई वेव फ्रंट टकराता है तो वो कंटिन्यूअस एनर्जी देता है। तो हमने बोला कि एनर्जी ऑफ लाइट इज कंटिन्यूअस, वेव मानकर, ठीक है साहब। चलो ठीक है, ओके। अब कुछ समय बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था मैक्स प्लांक, 1901 में, ठीक है, 1901 में एक और साइंटिस्ट आ गया भाई साहब। अब 1901 में जब ये साइंटिस्ट आया तो फिर से बात चढ़ी कि लाइट वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल है। अरे तो आप, न्यूटन तो यही बोल रहा था कि लाइट पार्टिकल है, फिर से भाई साहब मैक्सवेल ने आगे बोल दिया लाइट पार्टिकल है, फिर से युद्ध छिड़ गया, फिर से युद्ध छिड़ गया। क्यों छिड़ गया? क्योंकि जब आप एक नई तरह की थ्योरी लेकर आते हो तो आप कुछ नया बताने की कोशिश कर रहे हो, और जब आप नया बताने की कोशिश कर रहे हो तो आपको लगता है कि ये जो पुरानी थ्योरियां हैं इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है जो कि हमारी थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, और उनकी थ्योरी को ये लग रहा है कि भैया हमारी थ्योरी को तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो फिर से न्यूटन साहब में करेक्शन हुआ, हाइजन ने बताया कि भाई पार्टिकल नेचर नहीं होता, वेव नेचर होता है। फिर बाद में आके मैक्सवेल ने बोल दिया नहीं 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 नहीं, आइंस्टाइन ने आगे बोल दिया नहीं 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 नहीं, ये तो नेचर जो होता है लाइट का वो पार्टिकल नेचर होता है। अच्छा, पार्टिकल नेचर मान के क्या बताया मैक्स प्लांक ने? तो बताया कि लाइट इज अ पार्टिकल, और ये जो पार्टिकल हैं उनको उन्होंने बोला फोटॉन। अभी हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, टेंशन नहीं लेनी आपको, पूरे लेक्चर में बने रहिए आप। तो लाइट क्या है? एक पार्टिकल है, और जब ये पार्टिकल किसी चीज पर पड़ता है, एक पार्टिकल पड़ा धड़ाक, दूसरा पड़ा धड़ाक, तीसरा पड़ा धड़ाक, चौथा पड़ा धड़ाक, तो इसकी जो एनर्जी होती है उस पार्टिकल के पास होती है, और पार्टिकल की एनर्जी स्टेप में होती है, क्वांटाइज्ड होती है। जैसे एक सरफेस आई तो कंटिन्यूअस एनर्जी मिलेगी, लेकिन एक पार्टिकल आएगा तो एनर्जी मिलेगी, फिर दूसरा पार्टिकल आएगा फिर एनर्जी मिलेगी, तीसरा पार्टिकल आएगा तब एनर्जी मिलेगी, एक साथ एनर्जी नहीं मिल सकती ना। तो इसलिए इन्होंने लाइट को पार्टिकल माना, और पार्टिकल की एनर्जी जो होती है, पार्टिकल एनर्जी ऑफ लाइट इज क्वांटाइज्ड होती है, स्टेप में एनर्जी आती है। जैसे मैं आपसे कहता हूं, देखिए पहले मान लीजिए हमारे पास 10 फोटोन आए तो 10 फोटोन की एनर्जी, फिर 15 आए 15 फोटोन की एनर्जी, ठीक है, फिर 20 आ गए, लेकिन बीच का 11 12 13 नहीं आया, उतनी एनर्जी नहीं आई। जबकि अगर हम बात करें वेव नेचर की, तो वेव फ्रंट जब टकराता है तो उसके बाद 0 एनर्जी भी होती है, 1 एनर्जी भी होती है, 2 एनर्जी भी होती है, 3 एनर्जी भी होती है। इसका मतलब उसकी एनर्जी कंटिन्यूअस होती है। जबकि पार्टिकल जब किसी ऑब्जेक्ट से या मटेरियल से टकराता है तो उसकी एनर्जी स्टेप में बढ़ती है, 1 फोटोन के बराबर, 2 फोटोन के बराबर, 3 फोटोन के बराबर, इस तरह से जितने भी फोटोन उससे टकरा रहे हैं तो वो स्टेप में बढ़ने वाली क्वांटिटी होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जब पार्टिकल टकराएगा तो लाइट की जो एनर्जी होगी वो क्वांटाइज्ड होगी, ठीक है था। दूसरा, मैक्सवेल ने लाइट को फोटोन नाम, लाइट के पार्टिकल को फोटोन नाम दिया, और फोटोन नाम देकर उसने कुछ फिनोमेना प्रूव किए, जैसे लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि सुनिए, यहां पर हाइजन का ये कहना था कि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है किससे? वॉयलेट कलर से, ठीक है। अच्छा, यानी कि कलर किस चीज से डिफाइन होते हैं? वेवलेंथ से डिफाइन होते हैं। ये उसने बताया कि अगर आप बड़ी वेवलेंथ ले लेंगे तो आप उसको बोलेंगे रेड कलर, और छोटी वेवलेंथ ले लेंगे तो आप क्या बोलेंगे? उसको वॉयलेट कलर बोलेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब बड़ी वेवलेंथ लेने से क्या मतलब है? बड़ी वेवलेंथ लेने से ये मतलब है कि उसका एम्पलीट्यूड बड़ा है, और एम्पलीट्यूड बड़ा है तो उस लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जितना बड़ा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा एनर्जी, बड़ी वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी, छोटी वेवलेंथ कम एनर्जी, ये मतलब है। फिर भाई साहब, ये जो प्लांक साहब ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बात की तो इसमें बताया गया कि जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा बड़ी होती है उसके पास कम एनर्जी होती है, और जैसे जैसे हम वेवलेंथ को छोटी करते जाते हैं, क्या करते जाते हैं? छोटी करते जाते हैं, तो सबसे शॉर्ट
वेवलेंथ के पास मैक्सिमम एनर्जी होती है। ये किसने प्रूव किया? मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में बताया कि शॉर्ट वेवलेंथ के पास क्या होती है? मैक्सिमम एनर्जी होती है, बड़ी वेवलेंथ के पास ज्यादा एनर्जी नहीं होती है। तो ये इस तरह की चीजें बताई। इसका मतलब एनर्जी किसी और चीज पर डिपेंड करती है, किसी और चीज पर डिपेंड करती है। शॉर्ट वेवलेंथ के पास क्या ज्यादा होता है? यस, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो हम कहते हैं कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, क्योंकि ज्यादा फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वेवलेंथ हाई एनर्जी। जबकि भाई साहब इन लोगों ने क्या कहा कि ज्यादा बड़ी वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी। समझ में आ रही बात? ये चीज तो इस तरह से इन्होंने नई चीजें बताई हमको, और ये प्रैक्टिकली दिखता है, लैब में किया है तो दिखा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इस चीज को हम हाइजेंस साहब की वेव थ्योरी मान के प्रूव नहीं कर सकते, पार्टिकल मानना पड़ेगा तभी प्रूव किया जाएगा। अभी पढ़ेंगे, आप सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। इसी तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे फिनोमेना आ गए जिनको भाई साहब हाइजेंस की थ्योरी वेव मानकर नहीं किया जा सकता था प्रूव। उसके लिए लाइट को मानना पड़ेगा पार्टिकल। तो हाइजेंस बोल रहा नहीं, वेव मान, इंटरफेरेंस प्रूव करूंगा, डिफ्रैक्शन प्रूव करूंगा। मैक्सवेल बोला नहीं, पार्टिकल मान, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव करूंगा, साथ में ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रूव करूंगा। तो इसने कहा कि तुम ये करके दिखाओ, उसने कहा तुम ये करके दिखाओ, उसने कहा तुम ये करके दिखाओ, उसने कहा तुम ये करके दिखाओ। अब भाई सब लगे पड़े हैं, तुम ये करो, मैं ये करूंगा, तुम ये करो, मैं ये करूंगा। तो पूरी दुनिया में ये चीज चलने लगी, साइंटिस्ट आपस में लड़ने लगे। फिर भाई साहब एक और साइंटिस्ट आया, डी ब्राहे साहब। इन्होंने कहा, एक आर्टिकल चल रहा था भाई, साइंस के पीछे ये सब चीजें चल रही हैं, तो ये हिस्ट्री लॉ वगैरह कर रहे थे, बीए वगैरह कर रहे थे, हिस्ट्री के छात्र थे, पॉलिटिकल साइंस वगैरह था, साइंस माइंस में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन जैसे इन्होंने अखबार में वो आर्टिकल पढ़ा कि भाई साहब दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे पड़े हैं लाइट के चक्कर में, कि लाइट पार्टिकल है नहीं वेव है, नहीं पार्टिकल है नहीं वेव है, नहीं पार्टिकल है वेव है, लगे पड़े हैं। उन्होंने कहा ये चक्कर क्या है? तो फिर इन्होंने उसमें दिमाग लगाया, और चूंकि सोचिए जो पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री पढ़ रहा था, लॉ वगैरह कर रहा था, एलएलबी कर रहा था, वो साइंस में गया। इस चीज को प्रूव करने के लिए, समझने के लिए उसने किताबें मंगाई, बुक्स फिजिक्स की, पूरा ऑप्टिक्स पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, जाना, इंटीग्रेशन सीखा, डिफरेंशिएशन सीखा। तब जाके उसने इतना कुछ सीखने के बावजूद भी उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि सुन भाई, एक नियम दिया। नियम उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने एक चीज सोची कि नेचर लव सिमेट्री, नेचर लव सिमेट्री, यानी कि इस नेचर में, ये नेचर दो चीजों से मिलकर बना है, रेडिएशन और मैटर। तो अगर रेडिएशन का नेचर मैटर नेचर है, तो मैटर का नेचर भी क्या होगा? रेडिएशन नेचर होगा। अच्छा, तो डी ब्रॉगली साहब ने लाइट हैव अ डुअल नेचर, उसने बोल दिया कि नहीं, लाइट के दो नेचर हैं। जब उसको जरूरत पड़ेगी इंटरफेरेंस प्रूव करना है तो लाइट बनेगी वेव, जब उसको जरूरत पड़ेगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव करना है तो लाइट बनेगी पार्टिकल। इसलिए हम कहते हैं नेचर लव सिमेट्री। यस, मैटर के पास भी दो तरह के गुण होते हैं, कभी वो रेडिएशन भी बनेगा और कभी वो पार्टिकल नेचर भी रखेगा। उसी तरह से लाइट के पास भी दो नेचर होते हैं, कभी वो पार्टिकल भी है तो कभी वो रेडिएशन भी है। इसलिए डी ब्राहे साहब ने कहा ज्यादा लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, हाथ मिलाओ एक दूसरे से, प्यार करो एक दूसरे को। मैं बोलता हूं नेचर लव सिमेट्री, तुम भी प्यार करो, हम भी प्यार करेंगे। जो हमारा रूप है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा रूप है वो हमारा है। इसी को कहते हैं नेचर लव सिमेट्री। अच्छा, अभी बहुत डिटेल में बताऊंगा भाई, पेशेंस रख थोड़ा सा। अब ये वाली जो बात थी, इनके पास ज्यादा कोई प्रूफ वगैरह नहीं था, लेकिन फिर एक और साइंटिस्ट आया, डेविसन एंड जर्मर। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया 1927 में, और ये प्रूव कर दिया कि पार्टिकल नेचर से वेव प्रूव कर दी कि पार्टिकल का नेचर कैसा होता है, वेव नेचर होता है। किससे? इलेक्ट्रॉन इज वेव नेचर। डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रूव करके दिखा दिया। और भाई साहब जब तुम मैटर को वेव मानकर, मैटर के नेचर को वेव मानकर मान लोगे तो ही आप डिफ्रैक्शन प्रूव कर सकते हो, क्योंकि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, फ्रिंजेस केवल तभी प्रूव की जा सकती है जब लाइट को आप वेव मान लें। वेव नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ने वेव, इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा नेचर होता है? वेव नेचर। और इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल। और पार्टिकल का नेचर अपने आप कैसे वेव हो गया? यानी कि पार्टिकल लव सिमेट्री, वो मैटर भी है और जब जरूरत पड़ेगी तो वेव भी है, और जब जरूरत पड़ेगी तो वो मैटर है। तो उसने वेव बनके ये डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रूव कर दिया। और जब ये चीज प्रूव हुई, दुनिया के सामने आई, यस, फिर जय जयकार हुई डी ब्रॉहे साहब की, और उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। समझ में आई बात? सो इनका ये कहना है कि लाइट इज नॉट अ वेव,
नॉट अ पार्टिकल। लाइट ना तो वेव है ना ही वो पार्टिकल है, इट इज ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो फॉर्म है एनर्जी का, विच समटाइम बिहेव एज पार्टिकल एंड बिहेव एज वेव। समझ में आ गई बात? चलिए, तो इस तरह से आपको ये हिस्ट्री में मजा आया होगा कि क्या चीज रही। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अब चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो भाई साहब हिस्ट्री आपको समझ में आ गई कि क्या करने वाले हैं। अब यहां पर हम लाइट का दूसरा नेचर प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर होता है। उसके लिए हम पढ़ेंगे यस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और कुछ बढ़िया ग्राफिकल न्यूमेरिकल भी यहां पर अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट करने से पहले दो वर्ड्सों को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, तो आपको ये पूरा चैप्टर इसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है फ्रीक्वेंसी। क्या वर्ड आता है बेटा? फ्रीक्वेंसी। हिंदी में इसको आवृत्ति बोलते हैं। एक सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट ने वाइब्रेशन करती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा, अब यहां पर मुझे जो बताना है फ्रीक्वेंसी का मतलब वो समझिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कलर। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है कि भाई वेवलेंथ में कलर होता है, गलत पढ़ा है। अब आप जो चीज पढ़ने जा रहे हैं यस वो सही है कि फ्रीक्वेंसी की वजह से कलर होता है। अलग कलर मतलब अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी का मतलब है कलर चेंज। कलर को हम चेंज करेंगे जब भी बल्ब के कलर को हम चेंज करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट में हम बल्ब का यूज कर रहे हैं, तो उसमें बल्ब का कलर चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या चेंज कर रहे हैं सर? हम उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। जैसे येलो कलर है 40 वॉट, येलो कलर है 100 वॉट, तो इनके वोल्टेज अलग अलग है लेकिन कलर तो सेम है, तो हम क्या कहेंगे इसकी क्या सेम है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। दिमाग में बिठा लीजिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब कलर से है। कलर बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी, कलर नहीं बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। एक दूसरा वर्ड हमको समझना है, दूसरा वर्ड का नाम है इंटेंसिटी। अब सर इंटेंसिटी क्या है? देख भाई, एक बल्ब को जलाएगा तो उससे कुछ एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी? एनर्जी। अब वो जो एनर्जी होगी वो किस पर डिपेंड करती है? वोल्टेज पर डिपेंड करती है। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास 50 वॉट का बल्ब है। कितने वॉट का बल्ब है? 50 वॉट का बल्ब है। दूसरा मेरे पास 60 वॉट का बल्ब है। तीसरा मेरे पास कितने वॉट का बल्ब है? 100 वॉट का बल्ब है। तो इनके जब मैं वोल्टेज अलग अलग रखता हूं तो मैं क्या कहता हूं? इनकी मैंने इंटेंसिटी अलग अलग रखी है। क्या अलग अलग रखी है? इंटेंसिटी अलग अलग है। तो वोल्टेज आप चेंज करोगे तो इंटेंसिटी बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? इंटेंसिटी बदल जाएगी। लेकिन मैंने जितने भी बल्ब लिए वो सारे वॉलेट कलर के हैं। तो सर कलर वॉयलेट है 50 वॉट का, कलर वॉयलेट है 60 वॉट का, कलर वॉयलेट है 100 वॉट का। तो साहब मैंने क्या किया? मैंने यस कलर कांस्टेंट रखा लेकिन सबका वोल्टेज चेंज कर दिया। तो कलर कांस्टेंट रखने से क्या चीज कांस्टेंट हो गई? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गई। लेकिन वोल्टेज अलग अलग होने से क्या चीज बदल गई? इंटेंसिटी। तो याद रखना, जब भी मैं इंटेंसिटी बदलूंगा ना तो मैं वोल्टेज चेंज करूंगा, और जब भी फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा तो मैं कलर बदलूंगा। ये दो बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। तो इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है कि ये लाइट पार्टिकल के फॉर्म में चल रही है। पहली बात तो इन सब चीजों को प्रूव करने के लिए हमको पार्टिकल मानना पड़ा, उस पार्टिकल नाम क्या रखा? फोटोन। फोटोन को और डिटेल में अभी हम इसी चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे। सो इंटेंसिटी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया पर जितने फोटोन गिर रहे हैं उसी को क्या कह देंगे? इंटेंसिटी कह देंगे। दोनों बात समझ में आ गई? चलिए अब आते हैं आगे। अब आइए, अब एक कहानी हम समझना चाहेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वर्क फंक्शन। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वर्क फंक्शन क्या होता है। इधर देख, सबसे पहले समझ इलेक्ट्रॉन एमिशन किसको कहते हैं। इधर देखिए जरा, एक इलेक्ट्रॉन, ये एटम के चारों तरफ ऐसे ऑर्बिट्स होती हैं। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? ऐसे घूम रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं भैया? घूम रहे होते हैं। क्यों घूम रहे होते हैं? क्योंकि इनके पास एक वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी होती है और वेलोसिटी के कारण इनके पास एक फोर्स होता है mv²/r, क्योंकि इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। अच्छा, अब ये mv²/r घूमने के लिए चाहिए सेंटीपीटल फोर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेंटीपीटल फोर्स। ठीक है, अब ये सेंटीपीटल फोर्स कौन देता है? तो आंसर ये फोर्स देता है इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो कूलम फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला होता है। तो अब जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से घूम रहा होता है। अगर इनमें से वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वेलोसिटी घट जाएगी तो अंदर जाने की कोशिश करेगा। और जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे तो ये उसी ऑर्बिट में क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे? हम बाहर से कहीं से भी इसको एनर्जी दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर एनर्जी दे सकते हैं, गर्म करके एनर्जी दे सकते हैं, लाइट डालकर एनर्जी दे सकते हैं, कुछ भी करके इसको एनर्जी दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और इसको इतनी एनर्जी मिल गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस
इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव चार्ज ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इस ऑर्बिट वाले रोल में वो घूम रहा था, उस घूमने वाले चक्कर को छोड़कर, तामझाम को छोड़कर बाहर आता है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन बढ़िया घूम रहा था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के जबरदस्ती उसको निकाल लिया। किससे निकाला? मेटल की सरफेस से निकाला। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यस, इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन आपके 3-4 प्रकार के होते हैं, लाइक थर्मल एमिशन, यानी कि एक मेटल की सरफेस को गर्म कर देंगे, हीट दे देंगे, तो भाई साहब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ऐसा जो इलेक्ट्रॉन जो हीट देने पर निकल रहा है, इस फिनोमेना को तो बोलेंगे थर्मल एमिशन, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे थर्मल इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अभी जो मैंने एक बताया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के हमने इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकाल लिया, तो हम इसको बोलेंगे यस फील्ड एमिशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? फील्ड एमिशन। इसी तरह से मेटल की सरफेस पे हम लाइट गिराएंगे और लाइट गिराकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? फोटो एमिशन। और इस तरह के इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इस घटना को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सब हम पढ़ेंगे। फिलहाल इतनी बात समझ में आई होगी इलेक्ट्रॉन एमिशन कितने तरह का होता है। अब इधर अब समझने की कोशिश करना मैं जो बताना चाह रहा हूं। ये हमारे पास एक मेटल है, ठीक है। अब मेटल की सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बस उनको सरफेस से बाहर निकालना है हमको। तो हम कैसे निकालेंगे? तो साहब हमने उस पर एनर्जी दी। एनर्जी हम किसी भी माध्यम से दे सकते हैं, लाइट डालकर दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा कर दे सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसे दे सकते हैं। सपोज दैट हमने इस पर लाइट डाली, लाइट डालेंगे तो लाइट के पास एनर्जी होती है। अब वो एनर्जी जैसे ही इसकी सरफेस से टकराएगी, तो जस्ट सरफेस पर, जस्ट सरफेस पर ये खड़ा है भाई साहब, ये खड़ा है बिल्कुल सरफेस के जस्ट सामने खड़ा है। जैसे एनर्जी गिरी, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आता है। तो जो एनर्जी हमने दी उसकी वैल्यू कितनी है? 10 जूल। तो हम कहते हैं कि 10 जूल वो एनर्जी है जो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। क्या निकाल देती है? बाहर निकाल देती है। बढ़िया। अब हमने ये 10 जूल एनर्जी देते रहे, एक इलेक्ट्रॉन जस्ट इसके अंदर है, यहां पर बैठा है, सरफेस से दूर बैठा है। अब वो इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी लेगा। अब जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा तो वो एनर्जी का यूज करके सरफेस तक आएगा। सरफेस तक आते आते रास्ते में एटम्स वगैरह होंगे, उनसे टकराएगा तो कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो मान लीजिए यहां से यहां तक आने में 6 जूल एनर्जी उसने यूज कर ली। अब वो सरफेस पे आके खड़ा है, उसके पास कितनी एनर्जी है? 4 जूल, और 4 जूल में वो बाहर नहीं आ सकता। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 14 जूल देनी पड़ेगी, क्योंकि 6 जूल तो वो वहां से सरफेस तक आने में वेस्ट कर लेता है, और बची कितनी? 10 जूल। तो 10 जूल के कारण वो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। कहां आ जाएगा बेटा? बाहर आ जाएगा। सही है। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 14 जूल चाहिए, तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए हो सकता है और ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब हर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए। तो हम किस चीज को वर्क फंक्शन कहेंगे? तो हम भाई साहब वर्क फंक्शन उस चीज को कहेंगे जो वो वाला इलेक्ट्रॉन है जो जस्ट सरफेस पर खड़ा है। तो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिलती है वो तुरंत बाहर निकल कर आता है। अगर वो एनर्जी 9 पर बाहर निकल कर आता है तो उस मिनिमम एनर्जी का नाम हो गया 9। अगर वो मिनिमम एनर्जी 10 है और 10 पे बाहर निकल कर आता है तो उस मिनिमम एनर्जी का नाम हो गया 10। तो 14 क्या था? अबे 14 तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए थी। सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगी? 10 जूल या फिर 9 जूल। तो जो कम से कम एनर्जी जो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए काम में आती है, उसे उस पर्टिकुलर मैटर का क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग मेटल के वर्क फंक्शन हमने कैसे डिसाइड किए कि भाई जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन जैसे ही हमने एनर्जी डाली वैसे ही बाहर आ गया, बस वही उस मैटर का क्या कहलाएगा? वर्क फंक्शन कहलाएगा। उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन हम उसको वर्क फंक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर तो इसकी डिफरेंट वैल्यूज हो जाएंगी। एक ही मेटल पर दुनिया भर की वैल्यूज निकल आएंगी हर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यस, तो हमने डेफिनेशन में क्या सेट कर दिया कि सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उसको बाहर निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वही उस मेटल का क्या कहलाएगा? वर्क फंक्शन कहलाएगा। याद रखिएगा। तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या बनी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी नीडेड टू पुल एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटालिक सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। द रिलेशन बिटवीन वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी मैं बताऊंगा आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फिलहाल वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है h न्यू नॉट। वर्क फंक्शन को हम फाई से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? फाई नॉट से। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है h न्यू। h न्यू एनर्जी का फॉर्मूला है, आइंस्टाइन ने दिया था। चलिए अभी हम आगे आएंगे।
इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम समझते हैं, यस, हाल्बैक्स लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के लिए ये हाल्बैक्स और लेनार्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया लैब में। अब ये किस तरह का एक्सपेरिमेंट था, जरा ध्यान समझिएगा। देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, एक गिलास की एक ट्यूब है, ठीक है, गिलास की ट्यूब है। इस गिलास की ट्यूब में दो मेटल की सरफेस है, एक ये मेटल की रॉड ले ली, एक ये मेटल की रॉड ले ली, दोनों मेटल की रॉड है, ठीक है। एक मेटल की रॉड का नाम हम रख देंगे कैथोड और एक मेटल की रॉड का नाम रख देंगे एनोड, ठीक है। तो कैथोड किसको कहना है, जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, उसको क्या कहना है, यस, उसको कहना है कैथोड। और जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है उसको क्या कहना है, एनोड कहना है। उसको क्या कहना है बेटा, एनोड कहना है, ठीक है। यहां पर एक कम्यूटेटर लगाते हैं जिसकी सहायता से इस एनोड के पोटेंशियल को हम चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बना सकते हैं, ठीक है। यहां पर हमने एक विंडो बना के रखी हुई है, इस विंडो से हम लाइट को इसके अंदर भेजेंगे और लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, क्या आएगा, बाहर आएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने एक मेटल की सरफेस है, इस मेटल की सरफेस पर लाइट आती है, लाइट फोटोन के रूप में आएगी और फोटोन ऐसे वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेट करके जिस इलेक्ट्रॉन से भी टकराएगा उसको अपनी एनर्जी दे देगा। और वो एनर्जी किसको मिली, इलेक्ट्रॉन को मिली, और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेकर बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा उसमें से, क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। और लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने को क्या बोलते हैं, यस, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं कि फोटोन के गिरने से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। चलिए अब हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। अब यहां पर हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया, जरा ध्यान समझिएगा। यहां पर आपको दो ग्राफ देखने को मिलेंगे, इसी पर ही ये एक्सपेरिमेंट है जो कुछ बातों को प्रूव करेगा, जिसके लिए हमें मानना पड़ेगा कि लाइट फोटोन है, पार्टिकल है, वेव नहीं है। वेव मानो तो प्रूव ही नहीं कर पाओ, देखो कैसे बताता हूं। अब हमने क्या किया, एक बल्ब जलाया, ठीक है, क्या जलाया, एक बल्ब जलाया। मान लीजिए एक बल्ब जलाया, सबसे पहले हमने 40 वॉट का, ठीक है, कितने वॉट का बल्ब जलाया, 40 वॉट का बल्ब जलाया। अब 40 वॉट का जब हम बल्ब जलाते हैं रेड कलर का, कितने कलर का, रेड कलर का, तो रेड कलर का मैंने 40 वॉट का बल्ब जलाया और ये सर्किट बनाया, ठीक है। और यहां पर आमीटर लगाया हुआ है। आमीटर का काम क्या है कि अगर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो समझिएगा, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी कमी, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमते हुए यहां पर वापस आ जाएगा और दोबारा से यहीं पहुंच जाएगा। तो इस सर्किट में फ्लो होगी करंट, और करंट फ्लो होगी तो ये लगा हुआ है चौकीदार आमीटर, वो पता लगा लेगा इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, ओके। चलो तो हमने करके देखा कि हमने रेड कलर का बल्ब जलाया और देखा, क्या देखा कि रेड कलर का बल्ब जल रहा है और हम देख रहे हैं कि एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया, तो हम देख रहे हैं कि आमीटर में कोई करंट ही नहीं है, आमीटर करंट ही नहीं बता रहा है। इसका मतलब रेड कलर को जलाने से करंट नहीं बनती है। तो रेड कलर के पास क्या है, रेड कलर के पास हाई वेवलेंथ है, वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने की औकात नहीं है उसकी। अच्छा ठीक है, हमने 40 की जगह 60 वाट का बल्ब ले लिया, इसको जलाया, अभी भी इलेक्ट्रॉन निकला। 1000 वाट का बल्ब ले लिया, सोच, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकला बाहर। तो इसका मतलब रेड कलर को जलाने से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, जबकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, नहीं निकाल पा रहा, दिख रहा है एक्सपेरिमेंट में। अब हमने इस बल्ब को हटाया, इस बल्ब को हटाकर हमने दूसरा कोई बल्ब लगा दिया, जैसे सपोज दैट हमने ब्लू बल्ब यूज किया। कौन सा बल्ब यूज किया, ब्लू बल्ब, 40 वाट का। जैसे ही हमने ब्लू बल्ब यूज किया 40 वाट का, हमने देखा इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्या बात, क्या सबूत है इलेक्ट्रॉन निकलने का, यस, आमीटर में हमको करंट दिखती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकला होगा, सर्किट में दौड़ा होगा तो करंट बनी होगी। चलो बहुत बढ़िया, तो यहां पर करंट बनी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, करंट बनती है, ठीक है। अब ये जो करंट बनी, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल निकल कर जा रहे हैं, यहां पर टकरा रहे हैं और इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो रहा है और करंट इसमें बढ़ रही है, इसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कौन सी इलेक्ट्रॉन करंट कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि ये फोटोन के गिरने से निकल रही है। चलो बढ़िया बात है। अब इस चीज का हमने एक ग्राफ बनाया, क्या बनाया, ग्राफ। ये आप देखिए, यहां पर एक ग्राफ बना रहे हैं, ये ग्राफ देखिए, ये वाला ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ क्या बताता है, ये ग्राफ ये बताता है कि एक करंट है, एक करंट है I1, ये दूसरी है I2 और तीसरी है I3। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है,
जिसमें से I1 ज्यादा है, I2 कम है, I3 और कम है। इसका क्या मतलब है? अब जरा इसको समझने की कोशिश करना। 40 वॉट बल्ब का मतलब ये होता है कि मान लीजिए, होगा कुछ और, लेकिन मान लीजिए कि इससे 40 इलेक्ट्रॉन निकले। कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 40। तो जैसे ही 40 वॉट का बल्ब जलाया, और 40 वॉट वॉट का मतलब होता है इंटेंसिटी, अभी बताया था मैंने। तो इंटेंसिटी हमने कितनी रखी? 40 वॉट। तो 40 वॉट से कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 40 इलेक्ट्रॉन। तो 40 इलेक्ट्रॉन के कारण यहां पर करंट फ्लो हुई, मान लीजिए वो I3 करंट है। अच्छा, अब हमने वोल्टेज को बढ़ा के 60 वॉट कर दिया, तो 60 वॉट से 60 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो करंट की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि 60 फोटोन आके 60 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, एक एक फोटोन एक एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। इसी तरह से हमने 80 वॉट का बल्ब जलाया, तो 80 फोटोन आए होंगे, उन्होंने एक एक ने 80 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए होंगे, तो करंट और ज्यादा हो गई। तो ये ग्राफ ये दिखा रहा है, ये ग्राफ ये बता रहा है कि अलग अलग वोल्टेज मतलब अलग अलग इंटेंसिटी होने पर करंट की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। लेकिन इस दरमियान हमने इस बल्ब के कलर को चेंज नहीं किया, बल्ब का कलर ब्लू ही है। तो ब्लू कलर के बल्ब से 40 वॉट से कुछ करंट फ्लो होती है, 60 वॉट से ज्यादा करंट फ्लो होती है, 80 वॉट से और ज्यादा करंट फ्लो होती है। ये ग्राफ में दिख रहा है, इस तरह से ये दिख रहा है। अच्छा, अब जरा ध्यान समझना, अब आगे की कहानी सुनिए। अब हमने क्या किया, हमने क्या देखा कि यहां पर ये जो पॉजिटिव है, इसके पोटेंशियल को नेगेटिव कर दिया। ये तो नेगेटिव था ही, इस पर लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है मान लीजिए 10 जूल। कितनी एनर्जी है? 10 जूल। तो 10 जूल एनर्जी का ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है, और यहां पर हमने पोटेंशियल लगा दिया, नेगेटिव पोटेंशियल मान लीजिए 2 वोल्ट लगा दिया। कितना वोल्ट लगा दिया? 2 वोल्ट। ठीक है, अब ये 2 वोल्ट लगाने से क्या होगा? इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इन दोनों के बीच में होगा रिपल्सन। अगर इनके बीच में रिपल्सन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये इसके पास नहीं जाता है। लेकिन एक दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसके पास ज्यादा एनर्जी है, 15 जूल एनर्जी है, तो वो इसके रिपल्सन के विरुद्ध यहां पर चला जाता है, और यहां पर चला जाके कुछ करंट बना देता है। 10 जूल वाला तो नहीं बना पाया, लेकिन 15 जूल वाले ने उस रिपल्सन के फोर्स से लड़ लिया, वो जाके करंट बना रहा है। बढ़िया बात है। अब हमने कहा कि चल अच्छा, ऐसी बात है, करंट अभी बन रही है, हमने इसके वोल्टेज को 3 वोल्ट कर दिया, नेगेटिव वोल्टेज को 3 वोल्ट कर दिया। अब जैसे हम 3 वोल्ट करते हैं, तो ये 15 जूल वाला भी वहां पर जाके करंट नहीं बना पाता, लेकिन अभी भी हमारा मीटर बोल रहा है कुछ ना कुछ करंट आ रही है। इसका मतलब 15 जूल से ज्यादा जूल वाले भी इलेक्ट्रॉन हैं। मान लीजिए 17 जूल का एक इलेक्ट्रॉन है, वो जा रहा है, उसकी वजह से करंट मिल रही है। तो फिर हमने इसके वोल्टेज को करके 5 वोल्ट कर दिया, और 5 वोल्ट पे देखा कि मीटर में करंट कितनी हो जाती है? 0। तो इसका मतलब ये माइनस का 5 वोल्ट जो हमने एनोड पे दिया है, वो क्या है? वो वाला पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल पर करंट 0 हो जाती है। और जिस पोटेंशियल पे करंट 0 हो जाती है, उस पोटेंशियल को कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ये इसका काम है एनर्जी को टेस्ट करना, कि भाई एक एक इलेक्ट्रॉन जो उस कैथोड से निकल कर आ रहे हैं, उनके पास कितनी क्षमता है मेरे पास आने की। तो ये उसकी टेस्टिंग करता है, पता लगाता है किसके पास एनर्जी ज्यादा है। तो जिसके पास कोई चीज चल रही है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। यस, तो जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी वही यहां पर आके करंट बनाएगा, और जिसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं होगी वो करंट नहीं बना पाएगा। तो हमने इतना पोटेंशियल करते गए कि एक भी इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं आ पा रहा। इसका मतलब ये वो वाला पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल पर इसकी इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाती है, यानी कि इस वोल्टेज पर आपकी करंट इसमें फ्लो नहीं होगी। उस वोल्टेज को हमने नाम दिया रिटार्डिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब आइए इस ग्राफ में, तो इस ग्राफ में आप देखेंगे कि ये एक करंट है। ये कौन सी करंट है? इसको सैचुरेट करंट बोलते हैं। सैचुरेट करंट का मतलब ये होता है कि अगर हमने उस पर 40 फोटोन डाले और उससे केवल 40 इलेक्ट्रॉन ही निकल रहे हैं, तो 40 इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट फ्लो हो रही है वो इतनी करंट है। दिस इज सैचुरेट करंट। अब हमने 60 वॉट का बल्ब जलाया, तो 60 वॉट का मतलब इंटेंसिटी अलग है, तो उससे 60 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो 60 इलेक्ट्रॉन जब तक निकल नहीं जाते तब तक करंट बढ़ती रहेगी, और जैसे ही वो फिक्स हो जाएंगे 60 ही निकल रहे हैं, उसके बाद करंट भी क्या हो जाएगी? सैचुरेट। तो ये सैचुरेट करंट को दिखा रहा है। ये ग्राफ किसको दिखा रहा है? सैचुरेट करंट को दिखा रहा है, दिस सैचुरेट करंट। अब हमने कोई भी एक इंटेंसिटी पकड़ ली, सपोज दैट ये 40 वाट का हमने बल्ब जलाया,
ये 60 वाट का जलाया और ये 80 वाट का जलाया। तो 40 वाट के बल्ब की करंट को हमने जीरो करने की कोशिश की नेगेटिव पोटेंशियल लगाकर। पॉजिटिव पोटेंशियल लगाओगे यहां पर तो ये क्या करेगा, जैसे यहां से यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे 40 वाट के बल्ब जलाने पर, लेकिन जैसे ही हमने इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाया तो अब 20 आए, फिर 30 आए, फिर वो 40 हो गए। अब 40 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहे हैं तो वो करंट क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है और एक बार जितने इलेक्ट्रॉन निकलने होते हैं उतने निकले जाते हैं तो ये करंट क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है। क्या हो जाती है, सैचुरेट। अब यदि हम नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे तो क्या होगा, तो साहब जब नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे ना तो ये करंट कम होती जाएगी और एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल पे जाके ये करंट कितनी हो जाएगी, तुम्हारी जीरो हो जाएगी। तो जिस पोटेंशियल पे जाके करंट जीरो हो जाती है उसे उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर रिटार्डिंग पोटेंशियल कहा जाता है। इसको -V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, -V0 से। ये रिटार्डिंग पोटेंशियल होता है। ओके, अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रॉन जाता है उसके लिए हमने वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ा है W/चार्ज। तो यहां से वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वोल्टेज इंटू चार्ज, और वर्क से ही एनर्जी होती है तो उसको U लिख देता हूं, ठीक है। ये तो ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। इस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके पास ये जो एनर्जी होती है ये काय में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये उसके पोटेंशियल के कारण जो फॉर्मूला है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये V और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को E से डिनोट कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगी, 12mv²। यानी कि ये एनर्जी उसकी काय में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो सॉरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, यहां पर पोटेंशियल कैसा रखा, नेगेटिव। तो नेगेटिव पोटेंशियल रखने से ये वोल्टेज कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अब ये पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा तो ये किसकी टेस्टिंग करेगा, और नेगेटिव पोटेंशियल का नाम क्या रखा है हमने, V0। इसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। क्या बोल देंगे बेटा, कट ऑफ पोटेंशियल कहेंगे। और कट ऑफ पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिस पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। कितनी हो जाती है बेटा, जीरो। मतलब टेस्टिंग करता है वो कि ये इलेक्ट्रॉन की कितनी औकात है मेरे पास आने की, ये मतलब है। तो हमने ये वाला जो बल्ब जलाया है 40 वाट का, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल आया सपोज दैट -5 वोल्ट। कितना आया, 5 वोल्ट। अब हमने क्या किया, कलर सेम रखा लेकिन अब वोल्टेज बढ़ा दिया 60 इलेक्ट्रॉन। तो 60 इलेक्ट्रॉन वाली करंट ये वाली करंट है, ये सैचुरेट करंट है। अब इसको भी हमने नेगेटिव पोटेंशियल करके देखा तो ये देखा कि ये भी करंट -5 वोल्ट पर जीरो हो जाती है, -5 वोल्ट पर जीरो हो गई। अब हमने 80 वाट का बल्ब जलाया, उसमें भी देखा कि ये उसकी सैचुरेट करंट है और ये करंट को भी हमने नेगेटिव पोटेंशियल लगा के जीरो कर दिया तो ये भी देखा कि -5 वोल्ट पर जीरो हो जाती है। तो इससे रिजल्ट क्या निकला, इससे ये रिजल्ट निकला कि चाहे आपका बल्ब 40 वाट का हो, चाहे आपका बल्ब 60 वाट का हो, चाहे आपका बल्ब 80 वाट का हो, तो वोल्टेज चेंज करने से आप इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं। इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है लेकिन उस एक एक इलेक्ट्रॉन के पास ताकत उतनी ही है जितनी 80 वाट के बल्ब के पास है, जितनी 60 वाट के बल्ब के पास है, उतनी 40 वाट के बल्ब के बाद है। क्योंकि वो ताकत क्या है, -5 वोल्ट। -5 वोल्ट पे औकात ही नहीं है फ्लो होने की। तो आपने क्या समझा यहां पर, इस ग्राफ ने क्या बताया कि जब आप इंटेंसिटी को चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करते हैं, तो हर किसी का नेगेटिव पोटेंशियल सेम रहता है, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है। ये ग्राफ ये बताता है। इंटेंसिटी बदलने से नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा हो रहे हैं लेकिन उन फोटोन की औकात उतनी ही एनर्जी की है जितनी 80 वाट के में है, जितनी 60 वाट के में, उतनी ही 40 वाट के में। बात समझ में आई, बढ़िया बात। आगे अब इधर आओ, एक और ग्राफ दिखाते हैं। अब इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में मैंने क्या किया, एक बल्ब लिया 50 वाट का वॉयलेट कलर का, एक बल्ब लिया 50 वाट का येलो कलर का, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा था, मैं वॉयलेट कलर के ही अलग अलग बल्ब ले रहा था, ऐसे एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है। तो यहां पर मैंने मान लीजिए 2 बल्ब ले लिए, हम चाहें तो एक और की बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर 2 बल्ब हमने लिए 40 वाट के, लेकिन कलर चेंज है। अब कलर चेंज है तो हमने क्या पता कलर चेंज होने से क्या होगा, तो हमने देखा कि जब हम यहां पर, कहां पर, यहां पर येलो कलर जलाते हैं, कौन सा कलर जलाते हैं, येलो कलर जलाते हैं, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं
उसके कारण जो करंट फ्लो होती है इसमें, वो करंट कितनी, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कितनी है 50 वॉट, तो मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन निकले उसमें से। कितने इलेक्ट्रॉन निकले 50 इलेक्ट्रॉन। अब 50 इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए यहाँ पर हमने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया एनोड पर और लगा के चेक किया कि वो जो 50 वॉट का बल्ब है उसका नेगेटिव पोटेंशियल आया माइनस का V01। कितना आ गया माइनस का V01। इसको मैं नाम दे देता हूं माइनस का 2 वोल्ट। 2 वोल्ट लगाते ही वो वाली करंट कितनी हो गई, 0 हो गई। अब हमने दूसरा बल्ब जलाया वॉयलेट कलर का या ब्लू कलर का जलाया, चलो अब ब्लू कलर का जलाया कितने वॉट का 50 वॉट का, और उसके लिए भी हमने करंट देखी। सैचुरेट करंट तो इतनी ही रहेगी क्योंकि सैचुरेट करंट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 50 फोटोन गिरने से 50 ही निकल रहे हैं तो फोटोन की संख्या जितनी है उतनी ही करंट बनेगी। उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा करंट बनेगी ना, कम उतने ही इलेक्ट्रॉन है तो कैसे ज्यादा बन जाएगी। तो इसलिए ये जो कलर था, ये कौन सा कलर था, येलो। ये जो कलर है मान लीजिए ये आपका ब्लू कलर है, लेकिन 50 वॉट का है तो करंट तो सैचुरेट उतनी ही रहेगी। लेकिन अब इसको हमने देखा, इसके वोल्टेज को कम करते गए, नेगेटिव करते गए, तो इसको देखा कि ये माइनस V2 आया इसका वोल्टेज, और इसकी वैल्यू है माइनस का 3 वोल्ट। यानी कि ये इससे एक वोल्टेज और ज्यादा लगाना पड़ा, तब जाके ये करंट 0 हुई। इसका मतलब इस करंट के पास ज्यादा एनर्जी थी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, तब जाके ये 0 हुई करंट। इसके बाद हमने एक वॉयलेट कलर का बल्ब जलाया, उतने ही वॉट का वॉयलेट कलर का बल्ब जलाया। तो वॉयलेट कलर का बल्ब जलाया भाई, उतना ही वोल्टेज रखा है तो सैचुरेट करंट तो उतनी ही मिलेगी, लेकिन जब इसके वोल्टेज को नेगेटिव किया गया तो ये V03 पर जाके 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वोल्टेज और भी ज्यादा है, -5 वोल्ट है। तो भाई साहब आप क्या देख रहे हैं कि जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है, कलर चेंज करने से होती है। तो जब हमने येलो कलर का बल्ब जलाया तो उसकी फ्रीक्वेंसी ν1, और फिर जब हमने ब्लू कलर का बल्ब जलाया उसकी फ्रीक्वेंसी ν2, और जब हमने वॉयलेट कलर का बल्ब जलाया उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ν3। तो यहां पर ν3 बड़ा है ν2 से, ν2 बड़ा है ν1 से। तो हम क्या देख रहे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी पोटेंशियल ज्यादा है। नेगेटिव पे मत जाइए, नेगेटिव केवल साइन को दिखा रहा है, इसका मतलब आपने वोल्टेज को बढ़ाया है, इतने वोल्टेज पे जाकर 0 हुआ है, ये समझिए ऐसे, ठीक है, उल्टा समझिए थोड़ा। और ये -3 वोल्ट पर हुआ और ये माइनस का 2 वोल्ट पर हुआ। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होता है, यानी कि उसको रोकने में उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, समझ में आई बात। तो अब ये एक्सपेरिमेंट हमको क्या बता रहा है, ये एक्सपेरिमेंट हमको ये बता रहा है कि एनर्जी जो होती है वो किस बात पर डिपेंड कर रही है। एनर्जी क्या इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है? नहीं, एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी लोगे उतनी ज्यादा एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। और जब यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो आपको एक कांस्टेंट मिलता है H, जिसको प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो अभी तक आपने वेव थ्योरी में ये पढ़ा था कि एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। ज्यादा बड़ी वेवलेंथ रेड कलर, छोटी वेवलेंथ वॉयलेट कलर। तो ज्यादा बड़ी वेवलेंथ रेड कलर की है तो रेड कलर से ज्यादा एनर्जी बनेगी, जबकि हमें पता चला कि भाई वॉयलेट कलर से ज्यादा एनर्जी बनती है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, वेवलेंथ कम है। तो एनर्जी किस पर होती है? वेवलेंथ में होती है, फ्रीक्वेंसी में होती है। तो याद रखिए, इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी में होती है। किस में होती है बेटा? फ्रीक्वेंसी में। और फ्रीक्वेंसी का मतलब कलर, तो कलर की वजह से फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कलर जो आपको देखने को मिल रहा है वो फ्रीक्वेंसी की वजह से देखने को मिल रहा है, वेवलेंथ की वजह से देखने को नहीं मिलते हैं। बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया। तो ये दोनों ग्राफ आपको अच्छे से चमके होंगे क्या है। चलिए अब हम आगे की कहानी पर आते हैं, आगे समझते हैं। ये चीज मैंने अभी आपको बताई सारी चीजें कि जब लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? यस, काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये दो प्लेटों के बीच में जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज की वजह से उसके बाद कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाएगा तो वो कितनी एनर्जी लेकर जाएगा? इतनी एनर्जी लेकर जाएगा, जो कि किस फॉर्म में होगी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। ठीक है दिस, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा आपको याद रखना है। चलिए अब आगे आते हैं। अब यहां पर एक और चीज समझिए, वो चीज क्या है? देखिए ये मेटल की सरफेस है। अब इस मेटल की सरफेस पर आपने लाइट को डाला और लाइट आ रही है पार्टिकल के फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में।
किसके फॉर्म में आ रही है? फोटोन के फॉर्म में आ रही है। तो जब ये लाइट फोटोन के फॉर्म में आएगी और इलेक्ट्रॉन से टकराएगी तो क्या होगा? तो आंसर है जैसे ही इससे टकराएगी तो ये एनर्जी दो रूप में यूज होती है। पहला यूज कि भाई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, और बाहर निकलने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं उसका वर्क फंक्शन फाई नॉट। क्या बोलते हैं? फाई नॉट। और दूसरा, उसको चलना भी तो है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे भी तो जाना है, चलना है। इसका मतलब ये कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो एक एनर्जी उसके वर्क फंक्शन में यूज होती है और दूसरा उसको चलाने में यूज होती है। तो टोटल एनर्जी क्या हो गई? एच न्यू हो गई। तो ये एच न्यू दो फॉर्म में यूज हुई, एक उसके वर्क फंक्शन में इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने में, और दूसरा उसको चलाने के लिए काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो यहां से देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा दिस। ये देखिए, ये जो हाफ mv² है ये आ जाएगा आपका क्या कहते हैं, एच न्यू। ये आया, तो ये मैं आपको ऐसे कर देते हैं, ये एच न्यू और माइनस का ये हो जाएगा फाई नॉट दिस। और फाई नॉट का फॉर्मूला हमको पता है एच न्यू नॉट। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। ये फॉर्मूला जो होता है इसको बोलते हैं आइंस्टाइन एक्सप्रेशन। ठीक है, कौन सा एक्सप्रेशन बोलते हैं? आइंस्टाइन एक्सप्रेशन। कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है कि भाई फोटोन इतनी एनर्जी लेकर आया, उसमें से ये एनर्जी में से वर्क फंक्शन में जो एनर्जी यूज होने के बाद अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो एनर्जी बची उसी को बोलते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मतलब दो रूप में यूज करता है, वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में इलेक्ट्रॉन की। एनीवे, अब यहां से H कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा, अंदर बचेगा न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, अब आप फॉर्मूला जानते हैं न्यू का, C/λ, तो C कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा। अब यहां पर दो बात समझिए, यहां पर जो न्यू नॉट है, ये न्यू नॉट है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिससे कम फ्रीक्वेंसी का, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन में प्लॉट करता हूं, ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इससे कम की डालोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इससे कम की डालोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी एक तरह से वर्क फंक्शन की डेफिनेशन को इंडिकेट करती है कि भाई इतनी एनर्जी दोगे तो निकलेगा, इससे कम दोगे तो नहीं निकलेगा। तो वैसे ही एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे, जैसे वॉयलेट कलर की लाइट डालोगे तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, रेड कलर की लाइट डालोगे तो कम फ्रीक्वेंसी है। तो कितनी भी रेड कलर की लाइट डाल दीजिए, कितने भी घंटे तक डाल दीजिए, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमको यही बताती है वो लिमिट जिससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का आप लाइट डाल दोगे तो निकल आएगा, उससे कम की डालोगे तो नहीं निकलेगा। उसी तरह से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो वेवलेंथ हो गई जिससे कम वेवलेंथ की लाइट पर तो निकलेगा, ज्यादा वेवलेंथ कर दोगे तो नहीं निकलेगा, उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलो एनीवे यहां तक हम आ गए। इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर थी? अभी मैंने आपको बताया था एच न्यू ई भी के बराबर थी दिस, क्योंकि यही तो फॉर्मूला था हाफ mv²। तो हम इसकी जगह ये रख सकते हैं, ये आ जाएगा। और यहाँ पर जो वोल्टेज आता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसी को बोलते हैं दिस इज आइंस्टाइन रिलेशन। ठीक है, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आया? चले, तो ये हमने समझा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम समझते हैं कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव थ्योरी दोनों हमने पढ़ी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ लिया, वेव थ्योरी भी हमने पढ़ ली। तो वेव थ्योरी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने कैसे फेल कर दिया, ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से फेल हो गई, उसके बारे में समझिए। तो पहला पॉइंट समझिए, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी मोर इंटेंसिटी इज मोर एनर्जी। तो भाई वेव थ्योरी क्या कहती है? इंटेंसिटी जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा। और इंटेंसिटी कब ज्यादा होती है? जब उस वेव का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। रेड कलर ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा एम्पलीट्यूड, समझ में आई बात? तो उसकी एनर्जी ज्यादा। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी मोर इंटेंसिटी इज मोर एनर्जी। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या देखा कि रेड कलर के बल्ब को 1 घंटे तक भी जलाते हैं तब भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, लेकिन ब्लू को जलाते हैं, वॉयलेट को जलाते हैं, कम फ्रीक्वेंसी वाले को जलाते हैं तो तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो यहां पर वेव थ्योरी
कि जो एनर्जी है उसको लाइट बना के प्रूफ नहीं किया, इलेक्ट्रॉन निकलवा के प्रूफ किया कि लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की ताकत किसके पास ज्यादा है, रेड कलर के पास ज्यादा है या फिर ब्लू कलर या वॉयलेट कलर के पास ज्यादा है। तो देखिए, तो व्हाट इन दिस एक्सपेरिमेंट डिफरेंट इंटेंसिटी गिव इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम एनर्जी, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट में हमको ये पता चला कि अलग अलग इंटेंसिटी होने के बावजूद भी सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है। तो अगर आप 40 वॉट का ब्लू कलर का बल्ब जलाते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन की जितनी ऊर्जा है, जितनी एनर्जी है, उतनी ही 60 वॉट के बल्ब के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। ठीक है, ये मतलब है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अगला पॉइंट क्या कहता है, इफ, इस वजह से ये फेल हुई। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये वाली बात को। इफ वेव फ्रंट कैरी, अच्छा ये जब वेव चलती है तो ये काय के फॉर्म में चलती है, वेव के फॉर्म में चलती है। इफ वेव फ्रंट कैरी एनर्जी देन अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इजेक्ट टुगेदर। अच्छा देखिए, जैसे मैं आपको यहां दिखाता हूं, यहां पर आप देखिए, ये मैंने 100 वाट का रेड कलर का बल्ब जलाया, तो ये इतना बड़ा वेव फ्रंट जा रहा है, ये वाला इतना बड़ा वेव फ्रंट। तो भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन, 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 ये वाला, ये सभी इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा बाहर, क्योंकि ये कंटिन्यूअस एनर्जी देता है, सभी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, लेकिन हम क्या देखते हैं, ऐसा नहीं होता। पहली बात तो रेड कलर बाहर ही नहीं निकाल पाता, लेकिन जैसे ही हम वॉयलेट कलर डालते हैं, ये जाता है, इसकी फ्रिक्वेंसी इससे ज्यादा, अगर मान लो ये 3 है तो इसकी मान लो 15 है, एग्जाम्पल के लिए। तो जैसे ही ये गया, टकराया, तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आता है, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आता है 1 माइक्रोसेकंड में, इतनी जल्दी फास्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आ जाता है। इसका मतलब एनर्जी किसके पास ज्यादा है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है उसके पास है, या जिसकी फ्रिक्वेंसी उसके पास है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम है, इसके पास एनर्जी कम है, इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है इसलिए इसके पास एनर्जी ज्यादा है। ये वो लाइट है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती है, ये वो लाइट है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकती है। तो यहां पर क्या बताया, तो यहां पर बताया कि ए वेव फ्रंट कैरी एनर्जी, वेव फ्रंट के पास एनर्जी होती है, देन अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इजेक्टेड टुगेदर। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, अगर इतना बड़ा वेव फ्रंट होगा तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आएंगे, लेकिन हम देखते हैं इतने सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते नहीं है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, एक एक फोटोन इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। बट दिस डज नॉट हैपन, ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि लाइट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। एक फोटोन जाएगा तब एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, दूसरा फोटोन जाएगा तब दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, कंटिन्यूअस बाहर नहीं आएंगे। जैसे कि इस एनर्जी का भी इलेक्ट्रॉन आएगा, इस एनर्जी का भी आएगा, इस एनर्जी का भी आएगा, इस एनर्जी का भी आएगा, सब एनर्जी का इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो ऐसा नहीं मिलता, हमें स्टेप में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हुए दिखते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि लाइट की एनर्जी क्वांटाइज होती है, वो कंटिन्यूअस नहीं होती है। और ये तभी प्रूफ हो सकता है जब लाइट को आप क्या मान लें, पार्टिकल, एक फोटोन जाके एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, पूरी सरफेस जाके थोड़ी निकाल पाएगी। जैसे आप फावड़ा चलाते हो तो फावड़ा ऐसे गया, ऐसे टकरा के वापस आ गया, लेकिन कुल्हाड़ी चलाओगे तो धड़ाक से गिट्टी बाहर आ जाएगी। तो ऐसे पार्टिकल जैसे घली तो बाहर आई, सरफेस की तरह टकराओगे तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा, ये मतलब है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है, इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, देन इलेक्ट्रॉन इज नॉट एमिट। यस, बिल्कुल सही बात है। अगर ये एक सरफेस है, इसके वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट। अगर एच न्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे, कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालोगे, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालेगा, इससे ज्यादा डालोगे तो निकलेगा ही निकलेगा। तो देन इलेक्ट्रॉन इज नॉट एमिटेड वॉट एवर इज द इंटेंसिटी ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इनने कहा कि रेड कलर जो होता है उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, और वॉयलेट कलर जो होता है उसके पास कम एनर्जी होती है, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड छोटा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। लेकिन हमने देखा कि वॉयलेट कलर के गिरते ही इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आ जाता है, जबकि रेड कलर के गिरने से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता। ज्यादा एनर्जी थी तो क्यों आना चाहिए, तो नहीं आया, कम एनर्जी थी तो आना चाहिए। इसका मतलब एनर्जी, यस, एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती है, किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। समझ में आई बात? चलो बहुत बढ़िया। तो ये फेल हो गई वेव थ्योरी इस तरह से, देख रहे हैं आप, यहां से पढ़ते ही इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ धड़ाधड़ बाहर निकल रहे हैं। चलिए आगे आते हैं, अगली बात करते हैं। देयर इज नो टाइम गैप इन लाइट एंड इजेक्शन ड्यू टू वेव फ्रंट। देखो, ये मेटल की सरफेस पर जब वेव फ्रंट टकराएगा
तो वो वेव फ्रंट हर एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा उसको बाहर आने के लिए, तो उसमें कुछ टाइम लगेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही फोटोन पड़ता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, कोई टाइम लगता ही नहीं है, 1 माइक्रोसेकंड और उससे कम सेकंड में भी क्या हो जाता है, वो बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो टाइम गैप इन लाइट एंड इजेक्शन ड्यू टू वेव फ्रंट, देयर शुड बी सम टाइम गैप। तो वेव फ्रंट टकराएगा तो उसको समय लगेगा एनर्जी देकर, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। लेकिन यहाँ पर तो जैसी लाइट पड़ी वैसे ही बाहर आ गया। इसका मतलब लाइट पार्टिकल नेचर है, तभी वो कुल्हाड़ी जैसे पकड़ी होगी, पड़ी होगी और गिट्टी जैसे बाहर आई होगी, ये मतलब है। तो ये कुछ ऐसे रीजन बने, एक्सप्लेनेशन बने, जो कि हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि देयरफॉर वेव थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव नहीं कर पाई, क्योंकि वेव मानोगे तो नहीं निकलेगा, पार्टिकल मानोगे तो निकलेगा, और पार्टिकल मानने के बावजूद वो इलेक्ट्रॉन के कारण, वो फोटोन के कारण एनर्जी बाहर निकल, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा जिसके पास ज्यादा एनर्जी, और ज्यादा एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा से है, ये मतलब है। समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक चीज और आप फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि आपने देख लिया कि लाइट को हमको पार्टिकल मानना पड़ा तब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव कर पाए। तो लाइट को कब हमको वेव मानना पड़े, मतलब लाइट को हम कब वेव माने या लाइट को हम कब पार्टिकल माने, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं यहां पर एक बात बता देता हूं। लाइट बिहेव एज अ रे, रे के फॉर्म में वो तब बिहेव करती है जब लाइट की वेवलेंथ ऐसी ऑब्जेक्ट से टकराए जिसकी डायमेंशंस लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज्यादा बड़ी, जैसे मुझसे टकराए तो लाइट वेव के फॉर्म में टकराएगी। कैसे फॉर्म में टकराएगी? रे के फॉर्म में, सॉरी गलत बोल दिया, रे के फॉर्म में टकराएगी। ठीक है, लाइट बिहेव एज वेव, वेव के तब फॉर्म में कब शो करेगी, वेव नेचर कब शो करेगी, जब लाइट की वेवलेंथ ऐसी ऑब्जेक्ट से टकराए जिसकी वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ के बराबर हो, नैनोमीटर में हो। जैसे एक स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने देखा था, पिछली क्लास में बताया था। तो यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब वो स्लिट से होकर जाती है तो कहती है ओ रुको 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 रुको, अब मैं पार्टिकल नहीं हूं, मैं रे नहीं हूं, मैं क्या हूं, वेव हूं, तो वो वेव बन जाएगी। बहुत बढ़िया। लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल फोटोन व्हेन इट इज इंटरेक्ट विथ इलेक्ट्रॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आती है तो वो क्या बन जाती है, पार्टिकल बन जाती है। और जब उसको इंटरफेरेंस प्रूव करना है, डिफ्रैक्शन प्रूव करना है, तो वो क्या बन जाती है, वेव बन जाती है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं। अब ये उस पर बेस्ड PYQ है, एक देख लीजिए क्या PYQ है। ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ कलेक्टर प्लेट। ओके, a potential for two different frequency nu1 nu2 of indicate radiation having the same intensity, in which case will have stopping potential be higher, justify your answer। तो हमको अभी आपको मैंने बताया कि अगर दोनों की सैचुरेटेड करंट सेम है, इसका मतलब इनकी इंटेंसिटी ओके, इंटेंसिटी कैसी है, सेम है। मतलब ये दोनों बल्ब हो सकते हैं 40 वॉट और अगला बल्ब भी कितना है, 40 वॉट का है। ठीक है, तो इंटेंसिटी तो सेम हो गई, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी में अलग दिख रही है। फ्रीक्वेंसी अलग होने का मतलब यह है कि इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगा, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा आएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम आएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज लीनियरली विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। लार्जर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, लार्ज इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड photoelectron and higher is the value of retarding potential required to stop। मतलब इनको उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए जितनी ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी है। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इसलिए उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। द एमिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये बता रहा है ये वाली लाइन, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये कम फ्रीक्वेंसी, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका कम होगा। लेकिन सैचुरेशन करंट दोनों की सेम होगी क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी सेम है, लेकिन कलर अलग अलग है फ्रीक्वेंसी की वजह से। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अगला सवाल, ये ग्राफ क्या दिखा रहा है भाई, सवाल में बोल रहे हैं द ग्राफ ऑफ फिगर शो वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ कलेक्टर प्लेट जहां पर वो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि विच फिजिकल पैरामीटर इज केप्ट कांस्टेंट फॉर दीज कर्व, 3 कर्व्स। तो भाई सबकी इंटेंसिटी सेम है क्योंकि तीनों कर्व एक ही लाइन पे मिल रहा है, यानी कि क्या सेम है, सैचुरेशन करंट सबकी सेम है, इंटेंसिटी सेम है। लेकिन यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी और ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी
न्यू 1 की है, उससे कम न्यू 2 की है, उससे कम न्यू 3 की है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इंटेंसिटी हैज बीन केप्ट कांस्टेंट बिकॉज द सैचुरेशन करंट इज सेम for 3 different frequencies of incident radiation. As stopping potential is highest for the radiation of frequency न्यू 1, so frequency न्यू 1 is highest. तो इसके लिए सबसे ज्यादा है, तो ये फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी। ये उसका दोनों का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है कि फिगर शो अ प्लॉट ऑफ 3 कर्व्स ए बी सी। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो देखो ए और बी दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग है क्योंकि इनकी सैचुरेट करंट अलग अलग है। तो एक कम वाट का होगा तो दूसरा ज्यादा वाट का होगा, लेकिन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तो फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, यानी कि ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट है। और अगर हम सी की बात करें तो सी की जो फ्रीक्वेंसी है वो ए और बी से ज्यादा है क्योंकि इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है और इसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा है। तो इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, फॉर द कर्व ए एंड बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम। ए और बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, सही बात है। हैंस फॉर कर्व ए एंड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज सेम। यस, इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी पर ही सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है, भले ही इंटेंसिटी अलग अलग हो, कोई मतलब नहीं है। इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, बट इंटेंसिटी I1 एंड I2 आर डिफरेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट एनोड पोटेंशियल इज प्लॉटेड अगेंस्ट प्लेट करंट। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ए और बी दोनों का क्या सेम है, सर दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम है, ये तो तय हो गया, लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट है। लेकिन जब आप सी को देखोगे तो सी की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी इन दोनों से ज्यादा है, लेकिन इंटेंसिटी बी के बराबर है। किसके बराबर है, बी के बराबर। अब देख लेते हैं यहां पर, तो यहां पर आप देखेंगे कि ए एंड बी विल हैव सेम इंटेंसिटी, ए और बी की सेम इंटेंसिटी, गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया, अलग अलग इंटेंसिटी है। बी एंड सी विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटी, बी और सी की इंटेंसिटी डिफरेंट है, नहीं, एक ही सैचुरेटेड करंट है, तो ये भी गलत हो गया। ए एंड बी विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटी, ए और बी डिफरेंट इंटेंसिटी, ये बिल्कुल सही बात है। भाई बी एंड सी विल हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर बी और सी की फ्रीक्वेंसी हमको कैसी दिख रही है, इक्वल है, नहीं, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है, इसका अलग है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, बी एंड सी विल हैव इक्वल इंटेंसिटी, बी और सी की इंटेंसिटी इक्वल है, यस बिल्कुल सही बात है, इंटेंसिटी इक्वल है। व्हाइल ए एंड बी विल हैव सेम फ्रीक्वेंसी, यस दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है क्योंकि दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। दिस इज अवर आंसर। क्या बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो वो ग्राफ आपको अच्छे से आते हैं। तो ये अगले टॉपिक की बात करते हैं, कंसेप्ट ऑफ फोटोन। देखिए अब कंसेप्ट ऑफ फोटोन क्या है, फोटोन के कंसेप्ट को क्यों लाया, तो एक एक पॉइंट को ध्यान समझना। टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को माना गया पार्टिकल और उस पार्टिकल का नाम रखा गया फोटोन। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या है, ये कहता है कि इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मटेरियल, जब लाइट का इंटरेक्शन किसी मटेरियल से होता है तो रास्ते में लाइट क्या थी हमको नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही वो इंटरेक्ट होगी किसके साथ, मटेरियल के साथ, तो वो बन जाएगी पार्टिकल, वो बन जाएगी फोटोन। क्या बन जाएगी, फोटोन। तो जब वो रास्ते में आ रही थी तो वो क्या थी, वेव नेचर थी, लेकिन जैसे ही उसके सामने अरे मेटल है, यहां से तो इलेक्ट्रॉन निकालना है मुझको, तो मुझे क्या बनना पड़ेगा, सर पार्टिकल बनना पड़ेगा, चलो मैं फोटोन बन जाती हूँ, तो फोटोन बनके उसमें से वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी। तो क्या लिखा, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मटेरियल रेडिएशन बिहेव एज इफ इट इज मेड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन, यानी कि वही रेडिएशन क्या बन जाएगा, बढ़िया बात है, पार्टिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पार्टिकल। जब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बोलेगी नहीं इलेक्ट्रॉन निकालना है, मैं पार्टिकल हूं, मुझे फ्रिंजेस बनानी है तो मैं वेव हूं। समझ में आई बात। चलो दूसरी बात सुनिए, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ईच फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। ये जो फोटोन होते हैं ये एक तरह के बंडल्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, इनके अंदर वेव्स भरी होती है। जब फटते हैं तो वेव निकलने लगती है, उसमें से क्या निकलने लगती है, वेव, ताकि हम वेव नेचर भी प्रूव कर पाए, और पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल पाए। तो ये एनर्जी से भरा हुआ एक पैकेट होता है जिसको हम फोटोन कहते हैं। तो ईच फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी विच इज दिस,
वो एनर्जी होती है आइंस्टाइन के अनुसार E बराबर h न्यू, क्योंकि आइंस्टाइन ने ये प्रूव किया कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर नहीं, ठीक है ना, और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करी, तो ये गलत हो गया था। वेयर न्यू इज इट्स फ्रीक्वेंसी, h प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक साइंटिस्ट जिसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन बताया था। इट हैज वेलोसिटी v विच इन वैक्यूम इज c। अगर ये जो वेव हैं या पार्टिकल हैं फोटोन, जब ये मूव करते हैं, कहाँ मूव करते हैं, स्पेस में मूव करते हैं या स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, तो उसकी वेलोसिटी को हम c बोल सकते हैं। तो उस केस पर देखिए, जिस चीज को आप पार्टिकल कहते हो, तो पार्टिकल शब्द से एक वर्ड आता है मोमेंटम, यानी कि फोटोन के पास भी मोमेंटम होना चाहिए। तो यस, आज के टाइम पर हमारे पास ऐसी डिवाइसेस हैं, ऐसी मशीनें हैं जिसकी बेसिस पर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि फोटोन मोमेंटम रखता है। अभी मैं आगे बताऊंगा। तो इट हैज मोमेंटम, वो मोमेंटम कितना होता है, एच न्यू बटा सी। ये कैसे आ गया, तो आपको मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, एम भी होता है। अब दोनों में हम भी से डिवाइड करेंगे। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं कहता हूं एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम भी स्क्वायर। हाफ तो एवरेज है, उसको छोड़ दीजिए। अब दोनों साइड में आप भी से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए, भी से। तो भी से ये भी कट जाएगा, तो एनर्जी बटा वेलोसिटी बराबर क्या आ जाएगा, एम भी। और एम भी को बोलते हैं मोमेंटम। तो आइंस्टाइन ने इस तरह से प्रूव कर दिया कि लाइट के पास भी मोमेंटम होता है, लेकिन मोमेंटम होने के लिए उसके पास एनर्जी जरूरी है। एनर्जी मतलब वो चल रही है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, चलती है ना। तो जरूरी नहीं है मास होने की जरूरत है, एनर्जी होना चाहिए। और एनर्जी किसकी वजह से होती है, मोशन की वजह से होती है। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, मोमेंटम का फॉर्मूला बन गया, ये मोमेंटम का फॉर्मूला बन गया। देखिए, ये बताया आपको, एनर्जी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। और अगर वो लाइट की एनर्जी को उन्होंने बोला एच न्यू, और वो जब स्पीड ऑफ लाइट से चलती है तो भी को बोला उसने सी। तो ये फोटोन की मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया, ऐसे प्रूफ होता है, ठीक है। अच्छा, एक ये फॉर्मूला भी उन्होंने प्रूव किया, एच अपॉन लैम्डा, ठीक है। डी ब्रॉहे साहब ने मोमेंटम बताया, ये इस तरह से एच अपॉन क्या होता है, लैम्डा होता है। ये हम प्रूव कर सकते हैं, न्यू का फॉर्मूला हम जानते हैं, उसकी बेसिस पर हम इसको प्रूव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अरे भाई, ये होता है ना फॉर्मूला, सी बराबर लैम्डा इंटू न्यू। तो यहाँ से आप न्यू की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, सी अपॉन लैम्डा आएगी कि नहीं आएगी। तो ये फॉर्मूला तो तुम्हारा यहाँ रखो, जरा यहाँ रखो, एच न्यू की जगह क्या रखेंगे, सी अपॉन लैम्डा, और नीचे सी तो है ही, तो सी से सी मरेगा, तो पी बराबर आ जाएगा एच अपॉन लैम्डा। ले, ये प्रूफ हो गया, नो प्रॉब्लम। तो इसको बोलते हैं फोटोन का मोमेंटम। किसका मोमेंटम, मोमेंटम फोटोन का। समझ में आई बात। चल, आगे कहानी क्या है, इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड, अगर आपने लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, तो जैसा कि हमने पढ़ा है, लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहे हैं, करंट ज्यादा फ्लो हो रही है, लेकिन उस एक एक इलेक्ट्रॉन के पास उतनी ही एनर्जी है जितनी 40 वाट के बल्ब के पास है, 60 वाट के बल्ब के पास है, 1000 वाट के बल्ब के पास है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे, करंट ज्यादा फ्लो हो जाएगी, लेकिन ताकत नहीं बढ़ा पाएगा। ताकत तभी बदलेगी जब आप फ्रीक्वेंसी बदलेंगे। तो क्या लिखा है, इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड देयर इज नो नंबर, क्या लिखा है, नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यस, फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और एनर्जी ऑफ फोटोन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, इंटेंसिटी बदलने से। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ में आ गया होगा। चलो, अब आगे की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट नहीं होगा, सीधा चला जाएगा, यानी कि इसके पास चार्ज नहीं होता, चार्जलेस होता है। तो फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात। अगला पॉइंट समझिए, अगला पॉइंट क्या कहता है, फोटोन हैव मोमेंटम, फोटोन के पास मोमेंटम होता है, एंड एनर्जी विच इज कंजर्व्ड। अच्छा, हमने कंजर्वेशन लॉस वगैरह पढ़े हैं, तो फोटोन के पास मोमेंटम होता है, यस होता है, और एनर्जी होती है। और हमने अभी तक ये लॉ पढ़े हैं कि कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है। अच्छा, मैं एक बार ये वाला पॉइंट और देख लूं, कंजर्वेशन लॉ वाला, यस। एनीवे, तो पहले इसको देखिए, फोटोन हैव मोमेंटम एंड एनर्जी विच इज कंजर्व, फोटोन स्ट्राइक अ सरफेस एंड मोमेंटम इज ट्रांसफर। इसका मतलब ये हुआ कि फोटोन जितनी एनर्जी लेकर आ रहा है, जब वो किसी
इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो वो उसको अपनी एनर्जी दे देगा, जो भी उसकी एनर्जी है वो उसको दे देगा, जो भी उसका मोमेंटम वो उस मोमेंटम को उसको दे देगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, फोटोन स्ट्राइक अ सरफेस एंड मोमेंटम इज ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा। दिस कैन क्रिएट फोर्स, तभी इसका मतलब है कि उसने क्या लगाया वहां पर, फोर्स लगाया, क्योंकि मोमेंटम दिया ना तो उसने फोर्स लगाया वहां पर। न्यूटन का लॉ है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, तो मोमेंटम में चेंज हुआ तो फोर्स मिला। विथ suitable sensor we have proved there is sense of force applied when light strike a surface। तो जब लाइट सरफेस से टकराती है तो हम उसको सेंस कर सकते हैं, जो भी हमारे सुइटेबल सेंसर वगैरह है आज के टाइम पर अवेलेबल है, तो हमने ये प्रूव किया है। इट कंफर्म दैट फोटोन एंड दैट इज लाइट हैज अ मटेरियल नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो ये इससे कंफर्म हुआ कि लाइट का जो नेचर होता है वो मटेरियल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है, क्योंकि पार्टिकल पर मोमेंटम होता है और मोमेंटम की वजह से फोर्स लगाती है। फोर्स तभी लग सकता है जब वो पार्टिकल नेचर रखे, यानी कि उसके पास मोमेंटम हो। तो ये प्रूफ हो गया, फोटोन मान लेने से प्रूफ हो गया, फोटोन नहीं मानो तो प्रूफ नहीं कर पाओगे। अब एक और खास बात बताएं, आपने जितने भी लॉज ऑफ कंजर्वेशन पढ़े, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, ये सब आपने पढ़ा है। ठीक है, चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ट्रांसफर कर सकते हैं, एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन फोटोन ये लॉ फॉलो नहीं करता है। जब सोर्स ऑफ लाइट से फोटोन आते हैं तो फोटोन जैसे किसी चीज से टकराएगा तो वो उसको अपनी एनर्जी तो दे देगा, लेकिन खुद इस दुनिया से गायब हो जाएगा। जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन से टकराया, खत्म फोटोन, उसका काम खत्म। लेकिन हाँ, जो उसकी एनर्जी वो उसको मिल जाएगी, लेकिन फोटोन खत्म हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। तो फोटोन डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन को अपना मोमेंटम दे देंगे, अपनी एनर्जी दे देंगे, उतनी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, लेकिन उस फोटोन का क्या हुआ, मर गया, डिस्ट्रॉय हो गया। उसी तरह से फोटोन को हम क्रिएट भी कर सकते हैं। माचिस जलाइए तो लाइट निकलती है, इसका मतलब आपने क्या किया, फोटोन को क्रिएट किया। बल्ब जलाइए, लाइट निकलती है, आपने क्या किया, फोटोन को क्रिएट किया। लेकिन कंजर्वेशन लॉ अब क्या कहता है, एनर्जी को ना आप बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम फोटोन को बना भी रहे हैं और डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, तो इसलिए फोटोन एक ऐसी चीज है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करता। समझ आई बात भाई साहब? चलिए, तो ये सब बातें आ गई समझ में। तो इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन्ड बाय फोटोन, फोटोन की मदद से हमने उसको एक्सप्लेन किया। क्या समझा हमने उसमें, अच्छे से सुन लीजिए एक बार फिर से। इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब है आपने करंट को बढ़ाया है, और करंट को बढ़ाने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज किए। तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, इसलिए करंट बढ़ जाती है। जैसे मैंने 100 वाट का बल्ब जलाया तो 100 इलेक्ट्रॉन निकले, मान लीजिए 200 वाट का जलाया 200 इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन सबकी एनर्जी ऊर्जा वही है, एनर्जी चेंज नहीं होती है, एनर्जी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड होती है। बार बार दोहरा रहा हूं इस बात को। अगला पॉइंट देखिए, अगला आपने देखा कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, ईच फोटोन कैरी डिफरेंट एनर्जी एज पर दिस फॉर्मूला। अलग फ्रीक्वेंसी अलग एनर्जी, अलग फ्रीक्वेंसी अलग एनर्जी। देयरफॉर इजेक्ट इलेक्ट्रॉन हैज डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट डालोगे तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, गला सूख गया भाई साहब। चलिए, तो आगे क्या लिखा, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन हैज डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, और डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी है तो उसको रोकने के लिए डिफरेंट हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगला पॉइंट सुनिए, अगला पॉइंट हमने क्या एक्सप्लेन किया फोटोन मानकर, इफ फ्रीक्वेंसी इज लोअर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यदि किसी लाइट के फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इसका मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल पाएगा, वो फोटोन। तो वही लिखा है, एनर्जी इज सो लेस दैट अ फोटोन कैन नॉट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। आगे कहानी क्या है, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, क्या अगर हम उस क्या कहते हैं जो फोटोन है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दें, फोटोन की इंटेंसिटी को नहीं बढ़ा पाओगे, आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो, 40 की जगह 60 वाट का ले रहे हो, तब भी भाई 60 फोटोन आएंगे तो 60 इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे। करंट भले ही बढ़ जाएगी लेकिन एनर्जी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो जहां पर तो बात ये हो रही है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की आपने लाइट डाली है तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगी, फिर भले ही आप 100 वाट का बल्ब जलाओ वही वाला, चाहे 1000 वाट का जलाओ, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। तो लिखा है इंक्रीजिंग इंटेंसिटी इंक्रीज नंबर ऑफ फोटोन बट
इंडिविजुअल देन कैन नॉट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, हैंस नो करंट, आपको कोई करंट देखने को नहीं मिलेगी। चलिए समझ में आ गया बात। तो चलिए अब हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि भाई जब इन आपस में लड़ाई चल रही थी, एक बोल रहा था, हाइजन बोल रहा था वेव है, न्यूटन बोल रहा था पार्टिकल है, फिर बाद में जाके मैक्सवेल ने बोल दिया पार्टिकल है, पार्टिकल से उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव कर दिया, ठीक है ना, ये सारी चीजें प्रूव की गई। लेकिन आपस में जो लड़ाई चल रही थी उसको खत्म किसने किया था भाई? डी ब्रॉगली साहब ने। कैसे खत्म किया आप वो समझिए। इन्होंने ये कहा कि नेचर लव सिमेट्री। इसका मतलब ये है कि इस भगवान ईश्वर ने जो इस नेचर को बनाया है उसने दो तरह की चीज़ें बनाई हैं। एक वो जो ऊर्जा है, एनर्जी है, रेडिएशन वेव के फॉर्म में आता है। एक वो चीज़ जिसे मैटर कहते हैं, जो पार्टिकल है, मोमेंटम रखता है और चलता है तो किसी को अपनी एनर्जी दे भी सकता है। सही है, बढ़िया बात है। अब ये दोनों से हमारे नेचर बना हुआ है, तो इसका मतलब जब ये इन दोनों से नेचर बना हुआ है तो ये दोनों नेचर के बच्चे हुए। अब नेचर के एक बच्चे को आप देख रहे हो, रेडिएशन है सामने से, उसके दूसरे रूप को आप पहचान नहीं रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं ये रूप तो हो ही नहीं सकता। जैसे मैं आपसे कहता हूं, इस ऑब्जेक्ट को अगर आप सामने से देखते हो तो ये आपको फ्रंट दिखेगा, पीछे से देखोगे तो बैक दिखेगा, लेकिन ये दोनों चीजें किसके पास है? इसके पास है। तो इसका मतलब लाइट का नेचर वेव भी है और पार्टिकल भी है। उसी तरह से अगर ये एक पार्टिकल है जिसका ये वाला हिस्सा पार्टिकल दिख रहा है, तो इसका पीछे का हिस्सा देखोगे तो ये क्या दिखेगा? वेव दिखेगा। तो अब उन्होंने ये वाला प्रिंसिपल मान के कि नेचर लव सिमेट्री बोलकर ये बताया कि मैटर का नेचर भी रेडिएशन नेचर होता है। जिस तरह से लाइट का नेचर डुअल नेचर होता है, हमको मानना पड़ा कि लाइट डुअल नेचर रखती है। जब उसको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनानी है तो लाइट को बनना पड़ेगा वेव, स्लिट में वेव बन जाएगी। और जब उसे मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा तब वो क्या बन जाएगी? फोटोन बन जाएगी, पार्टिकल नेचर बन जाएगी। तो लाइट का डुअल नेचर हुआ, मैटर और यस वेव। उसी तरह से अब हम मैटर की बात करते हैं, तो क्या मैटर के पास भी दो तरह का नेचर होता है? यस, मैटर के पास भी दो तरह का नेचर होता है, जिसको डी ब्रॉहे साहब ने अपनी हाइपोथेटिकल थ्योरी में बताया, हाइपोथेसिस में बताया। हाइपोथेटिकल नहीं कह सकते, हाइपोथेसिस नहीं, उसकी ये सोचा उसने, काल्पनिक, मतलब ऐसा सोच रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उसने बताया कि मैटर के पास भी ये दोनों नेचर होते हैं। तो उनकी हाइपोथेसिस क्या थी, जिसको डी ब्रॉहे हाइपोथेसिस कहते हैं? उनका ये मानना था कि नेचर लव सिमेट्री, नेचर कंसिस्ट ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, दोनों चीजें कंसिस्ट करता है। अब इन्होंने ये बताया कि लाइट क्या है? वेव है, ठीक है। अब जब ये वेव चलती है तो इसको चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए? नहीं, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। लाइट के वाइब्रेशन आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। सही है, बढ़िया बात है। ये जिसमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट ना हो उसको नॉन मटेरियल रिक्वायर्ड वेव कह देंगे, ठीक है। लेकिन साउंड वेव जब चलती है तो उसको चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। क्यों चाहिए मीडियम? सुनिए, इसलिए मीडियम चाहिए क्योंकि जब वो मीडियम में चलेगी तो मीडियम के पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट होंगे, और जब भी ऑसिलेट होंगे तो उसमें क्या बनेगी? वेव बनेगी। तो ये पार्टिकल कभी भी यहां से चलकर यहां नहीं जाएगा, ये अपनी जगह पे ऑसिलेट करता रहेगा ऐसे ऐसे, कभी नहीं जाएगा वहां पर। तो कौन जाता है? एनर्जी जाती है। अब मैं आपको तीसरी तरह की वेव बताता हूं जो कि डी ब्रॉहे साहब ने बताई। डी ब्रॉहे साहब ने कहा कि ये जो वेव है इसमें एक्चुअल में मटेरियल ट्रेवल करेगा, इसको मैं एक नाम देता हूं मैटर वेव। क्या नाम देता हूं? मैटर। जैसे आप बॉल को लीजिए और बॉल को फेंकिए, तो जब बॉल यहां से वहां जाएगी तो अपने आप ही इसके साथ एक वेव अटैच हो जाएगी, और वो वेव क्या करेगी? इसके मोशन के कंट्रोल को छीन लेगी, और मोशन के कंट्रोल को छीन कर अपने अनुसार चलाएगी, ऐसे 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 चलाएगी। तो अब यहां पर मीडियम में वेव है, लेकिन ये वेव में मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, बॉल चलकर जा रही है वास्तव में, और जब बॉल चलती है तो उसके साथ एक वेव अटैच हो जाती है, जिसको मैं क्या बोलता हूं? मैटर वेव। तो अभी तक आपने देखा, एक होती है मैकेनिकल वेव, इसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मीडियम कभी भी आगे नहीं बढ़ता, एनर्जी आगे बढ़ती है। दूसरी वेव आपने पढ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन आगे चलते हैं, कोई मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं। अब ये तीसरी वेव डी ब्रॉहे साहब ने बताई, यस, मैटर वेव, जिसमें मैटर खुद चल के जाएगा, और जब वो चलेगा तभी उसके साथ वेव अटैच होगी, जब तक नहीं चलेगा कोई वेव नहीं है। समझ में आई बात? इसको हम बोलते हैं मैटर वेव।
डी ब्राहे की मैटर वेव। तो आगे क्या लिखा है, इफ रेडिएशन हैज डुअल नेचर मैटर शुड ऑल्सो हैव डुअल नेचर। अगर रेडिएशन के पास दो नेचर रखते हैं अलग अलग चीजों को प्रूव करने के लिए, तो मैटर के पास भी दो नेचर रखते हैं अलग अलग चीजों को प्रूव करने के लिए। दैट इज अ मैटर व्हेन मूव्स इट मस्ट मूव एज अ वेव। ही प्रोपिगेट द आइडिया ऑफ थर्ड टाइप ऑफ वेव एज मैटर वेव, और डी ब्राहे वेव भी इसको बोलते हैं, डी ब्रोगली वेव। ठीक है, ये इसने बताया था इसलिए उसी के नाम पर है डी ब्राहे। Whenever a particle moves the matter wave envelope it and control its motion। तो जब भी आप एक पार्टिकल को फेंकते हैं तो उस पार्टिकल के मोशन को एक वेव अटैच होकर उसके मोशन को कंट्रोल कर लेती है, फिर वो अपने अनुसार चलाती है उसको। अब वो दिखेगी कि नहीं दिखेगी अभी बात करेंगे उसके बाद। और बी से दैट अ वेव एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल एंड कंट्रोलिंग इट्स मोशन इट्स मैटर वेव, उसको मैटर वेव कहा जाता है। अब लोगों ने सवाल पूछा, चलो ठीक है ये वेव है तो वेव की कुछ वेवलेंथ होगी कि नहीं होगी, तो उस वेवलेंथ के बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा आसान है, आपने फोटोन की वेवलेंथ निकाली तो वही वेवलेंथ मेरी इस वेव की वेवलेंथ है। तो वो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है जो आइंस्टाइन साहब ने निकाला था, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी। अरे भाई मोमेंटम का फॉर्मूला निकाला था ना, एच अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा को उधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा। अब यहां पर P क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो ये मेरी वेवलेंथ आ गई H बटा mv। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये आ गई वेवलेंथ। तो अब इस वेवलेंथ में यहां पर हम मास रखेंगे, यहां पर उसकी रफ्तार रखेंगे और यहां पर हम प्लांक कांस्टेंट रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो हमने कैलकुलेशन की एक बॉल ली, ठीक है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता है, बॉल का मास ले लिया 0.15 kg और उसकी वेलोसिटी मान ली 20 मीटर पर सेकंड। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू आती है 2.76 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। यानी कि ये वेवलेंथ इतनी छोटी है कि इसको आप नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। जैसे मैंने एक बॉल को फेंका और अब उसके साथ एक वेवलेंथ मुझे दिखती है और वो वेवलेंथ इतनी बड़ी है, तो बॉल ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, तो ऐसी जाती हुई बॉल हमको वास्तविकता में लग रही है कि उसके साथ एक वेव अटैच है, वो दिख रही है आंखों से। लेकिन बॉल के लिए जो हमने कैलकुलेशन की वो इतनी छोटी आती है कि वो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होते हैं। तो अगर वो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होते हैं, इतने छोटे वाइब्रेशन होते हैं कि वो हमको सीधी ही जाती दिखती है कि भाई बॉल तो सीधी गई है। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। क्यों छोटी होगी? क्योंकि उसका मास बहुत कम है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी जो भी है लेकिन मास तो बहुत कम है, उस वजह से उसकी वेवलेंथ कैसी आ गई, छोटी, जिसको हम वेरी वेरी शॉर्ट वेवलेंथ है, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और बड़ी वेवलेंथ होती तो हम आंखों से देख सकते थे कि एक्चुअल में मैटर चलता तो उसके साथ वेव अटैच होती है, उसकी वेवलेंथ ये है। तो फिर इस चीज को कैसे प्रूव किया गया? तो इस चीज को ऐसे प्रूव किया गया इलेक्ट्रॉन को लेकर। किसको लेकर? इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास रखते हैं तो ये वेवलेंथ बहुत बड़ी आ जाती है, जो वास्तविकता में दिखाती है कि जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसको एक वेव कंट्रोल कर लेती है और वो अपने इशारों पर चलाती है ऐसे ऐसे ऐसे। तो छोटे से छोटे पार्टिकल के लिए छोटे से छोटा पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ ये वेव अटैच होती है, उसकी बड़ी वेवलेंथ हमको दिखती है, प्रैक्टिकली देखा गया है। ठीक है, समझ में बात? तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बारे में एक और चीज समझिए, एन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड विथ पोटेंशियल। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल लगा के उसको एक्साइटेड करा देते हैं, चला देते हैं, तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। कि भाई एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने में जितनी एनर्जी लेता है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, और चल तो वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये एक फॉर्मूला हो गया आपके सामने। हमारे पास एक मैकेनिक्स में एक फॉर्मूला होता है मोमेंटम का स्क्वायर 2m होता है, और ज्यादा स्क्वायर हटेगा ये, तो ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है। अब हमने वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाला, लैम्डा बराबर h अपॉन पी, पी की वैल्यू ये पुट कर दी, तो आपके सामने वेवलेंथ का एक और फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में। अब इस काइनेटिक एनर्जी की जगह रख देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये फॉर्मूला आ गया, तो ये वेवलेंथ का फॉर्मूला आ गया। तो अब हमने इलेक्ट्रॉन को चलाया वोल्टेज लगाकर और उसकी वेवलेंथ निकाली, तो ये सारी वैल्यूज को आप पुट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आती है वो नैनोमीटर में कितनी आती है? 1.227 बटा अंडर में भी। अब जो भी वोल्टेज लगाओगे यहाँ पर रखोगे, सॉल्व कर लोगे, नैनोमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने कैलकुलेट करके निकाला, और ये वेवलेंथ हमको दिखती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा मटेरियल है जैसे ही वो चलता है तो उसके साथ एक वेव
एसोसिएटेड हो जाती है और उसके मोशन को वो कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है। अब ये जो वेव चल रही है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है, एक एनवलप के अंदर है, तो उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी और उसका मोमेंटम क्या होगा, ये डी ब्राहे साहब को नहीं पता था। उन्होंने कहा हाँ उसकी पोजीशन कुछ होगी और उसका कुछ मोमेंटम होगा, लेकिन वो वेव के अंदर ही होगा जो भी होगा। तो उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के द्वारा। अब ये जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये क्या बताता है कि मैटर वेव्स इज एनवेलप ऑफ मेनी वेव्स, यानी कि जब मैटर वेव चलती है, मतलब एक पार्टिकल चलता है तो उससे नंबर ऑफ वेव्स बहुत सारी अटैच हो जाती है, वो एक एनवेलप बना लेती है। तो मैटर वेव इज एनवेलप ऑफ मेनी वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, और जिन सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है भाई साहब, एक जैसी वेवलेंथ की कोई वेव ही नहीं होती है, इतनी सारी वेव उसके साथ अटैच हो जाती है और जो कि उसके मोशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। सो विच कंट्रोल मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल हैज अनसर्टेनिटी। तो उस पार्टिकल की पोजीशन को जब हम ढूंढने जाते हैं तो वो अनसर्टेन रहती है, जिसको हम डेल्टा एक्स लिखेंगे। और मोमेंटम को ढूंढने जाते हैं तो वो भी क्या रहता है, अनसर्टेन रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी से ये फॉर्मूला होता है पोजीशन मल्टीप्लाई मोमेंटम इक्वल टू एन और दिस कांस्टेंट एच अपॉन 2 पाई, ये होता है। तो जब आप उसकी ठीक ठीक पोजीशन का पता लगा लेते हैं तो आपको मोमेंटम का पता नहीं चलेगा। आपने अगर पोजीशन पता लगा दी तो आप मोमेंटम के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करने से ये कांस्टेंट रहना चाहिए। अब जब ये फुल पता हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये थोड़ी ना पता होगा हमको, यानी कि इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, या ये फुल पता होगा तो ये नहीं पता होगा तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी, क्योंकि ये अपने आप में अनसर्टेनिटी है प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो ये मतलब है। तो जब आपको पोजीशन के बारे में ठीक ठीक जानकारी होगी तो आप मोमेंटम नहीं बता पाएंगे, और जब आपको मोमेंटम के बारे में पता लगाने की कोशिश करोगे तो आप पोजीशन नहीं बता पाओगे। इसके ऊपर एक ग्राफ भी होता है, इस तरह का ग्राफ होता है जो बताता है मैटर वेव लोकेलाइट। मैटर वेव लोकेलाइट है, इसका मतलब ये है कि जब आप डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की कुछ फिनिट वैल्यू लेते हैं तो उस समय आपको इस तरह का वेव का डिजाइन देखने को मिलेगा। इसमें सभी वेवलेंथ की वेव्स होंगी जिनका स्टार्टिंग और बाद का पता नहीं होगा, कहीं एक लोकेशन पर लोकेलाइट होगी, फैली नहीं होंगी हर जगह। और दूसरा होता है मैटर वेव स्प्रेड ओवर फुल स्पेस, पूरे स्पेस में फैली हुई है। ये कब हो सकता है, जब आपका मोमेंटम जीरो। देखो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एन दिस। तो ये डेल्टा पी को मैं यहां भेज दूंगा तो ये जीरो आएगा, और जीरो आएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट होने का मतलब पूरे इस एरिया में आपको बेबी वेव दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। वो कब, जब आप मोमेंटम को क्या मान लेते हैं, जीरो। तो डेल्टा एक्स आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मिलेगा। समझ में आई बात, ये मतलब होता है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने डुअल नेचर और मैटर का पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर इसके नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसको नोट करिए। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। आज का लेक्चर कैसा लगा, फील आया कि नहीं आया, डुअल नेचर एंड मैटर का अच्छा लगा कि नहीं लगा, तो प्लीज़ कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। इसी तरह से मैं डिटेल में आपके लिए वन शॉट लेकर आता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।